ये कहानी एक स्कूल से शुरू होती है। वहाँ कुछ स्टूडेंट्स एक लड़की के साथ मजाक करने वाले होते हैं। वे लोग एक पोछे को ग्लू से फर्श पर चिपका देते हैं ताकि जब वो लड़की सफाई करे तो सब उसका मजाक उड़ा सके। तभी वहाँ सुहा आता है एक लड़की के साथ। सुहा के पास एक खास ताकत होती है, वो किसी भी इंसान के मन की बात सुन सकता है। उसके साथ जो लड़की होती है उसने अपनी नाक की प्लास्टिक सर्जरी करवाई होती है, इसलिए स्कूल के बच्चे उसे डबल नोज कहकर बुलाते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट डबल नोज से कहता है कि वो फर्श साफ करे, लेकिन उससे पहले ही सुहा वहाँ मौजूद सबके मन की बात समझ जाता है। उसे पता चल जाता है कि वे लोग मजाक करने वाले हैं, इसलिए वो डबल नोज को पीछे कर देता है और खुद पोछे को जमीन से उखाड़ देता है। इस तरह उनका प्रैंक फेल हो जाता है। ये देखकर वहाँ खड़ा एक लड़का गुस्से में आ जाता है और सुहा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सुहा उसकी सोच पहले ही पढ़ लेता है, इसलिए उसके वार से बच जाता है और बड़ी आसानी से उसे हरा देता है। फिर सुहा उस लड़के से कहता है कि वो लोगों के मन की बात सुन सकता है, इसलिए आगे से उससे पंगा लेने की कोशिश मत करना। इसके बाद हम सुहा को बाहर देखते हैं, जहाँ उसका एक पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में सुहा अपने पिता के साथ कार में होता है। तभी उनकी कार का एक बड़े ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक का ड्राइवर बाहर निकलता है और देखता है कि दोनों अभी जिंदा है। फिर वो सुहा के पिता को मार देता है और जैसे ही वो सुहा की तरफ बढ़ता है, सीन वापस वर्तमान में आ जाता है। सुहा बताता है कि उस दिन के बाद उसकी दुनिया में दो तरह की आवाजें हैं, एक वो जो हर कोई सुन सकता है और दूसरी वो जो सिर्फ वो सुन सकता है, यानी लोगों के मन की आवाज। इसी वजह से वो अक्सर अपने कानों में हेडफोन लगाए रखता है ताकि सबकी आवाजें उसे परेशान न करें। इसके बाद हम सुहा को उसकी दोस्त संगबिन के साथ देखते हैं। संगबिन उससे कहती है कि क्या तुम डबल नोज को पसंद करते हो, लेकिन सुहा मना कर देता है। फिर संगबिन उससे उसके पहले प्यार के बारे में पूछती है। सुहा बताता है कि वो बहुत सुंदर है, बहुत समझदार है और इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। इसके बाद कहानी की लीड लड़की हैसंग की एंट्री होती है। हैसंग एक वकील है। उसी समय कुछ बच्चे गेंद खेल रहे होते हैं और उनकी गेंद आकर हैसंग से टकरा जाती है। हैसंग गेंद उठाकर बहुत दूर फेंक देती है। फिर हम उसे कोर्ट में देखते हैं। वहाँ पता चलता है कि हैसंग हर केस में अपने क्लाइंट को बचाने के लिए एक ही तरीका अपनाती है। अगर उसके क्लाइंट की माँ होती है तो वो जज से कहती है कि अगर मेरा क्लाइंट जेल गया तो उसकी माँ का क्या होगा, और अगर माँ नहीं होती तो कहती है कि बेचारे की माँ भी नहीं है। ये डायलॉग इतना बार दोहराया गया होता है कि सारे जज उसे याद कर चुके होते हैं। फिर हैसंग के पास उसकी माँ का फोन आता है। उसकी माँ उसे डांटते हुए कहती है कि उसे जल्दी पैसे कमाने शुरू करने होंगे। यहाँ पता चलता है कि हैसंग आर्थिक तंगी में है। इसके बाद क्वानवू की एंट्री होती है। वो सरकारी नौकरी के इंटरव्यू के लिए आया होता है। वो वेटिंग रूम में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात हैसंग से होती है। दरअसल हैसंग भी उसी इंटरव्यू के लिए आई होती है, लेकिन दोनों को लगता है कि वही सही जगह है। तभी एक आदमी आता है और बताता है कि वे गलत कमरे में बैठे हैं, सही इंटरव्यू रूम कोई और है। ये सुनते ही हैसंग दौड़ पड़ती है और क्वानवू भी उसके पीछे जाता है। जब वे सही कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं। ये देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। इसके बाद क्वानवू का इंटरव्यू शुरू होता है। बाहर खड़ी हैसंग अंदर पूछे जा रहे सवाल सुन रही होती है और उन्हें अपनी डायरी में लिख रही होती है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आता है कि हर उम्मीदवार से अलग सवाल पूछे जा रहे हैं। जब हैसंग की बारी आती है तो उसके पास जवाब नहीं होते, इसलिए वो अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने लगती है। वो बताती है कि कैसे उसे हाई स्कूल और कॉलेज से निकाल दिया गया था, कितनी मुश्किलों के बाद उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक वकील होने के बावजूद वो आर्थिक समस्याओं से जूझ रही है। इसी वजह से वो पब्लिक डिफेंडर बनना चाहती है। उसकी बातें सुनकर वहाँ बैठा एक जज कहता है कि लगता है तुम्हें पास करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर कहता है कि तुम ड्रामा कर रही हो और रिजल्ट ईमेल से मिलेगा। जब हैसंग जाने लगती है तभी जज उससे पूछता है कि उसे स्कूल से क्यों निकाला गया था। हैसंग कहती है, अगर मैं बता दूं तो क्या आप मुझे नौकरी देंगे? जज कहता है, हो सकता है। इसके बाद हैसंग अपनी पुरानी कहानी सुनाना शुरू करती है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि उसकी एक दोस्त थी, योन। हैसंग की माँ योन के घर में मेड का काम करती थी। एक दिन हैसंग ने योन को परीक्षा में चीटिंग करते हुए देख लिया था। उसी वजह से योन फर्स्ट आई थी। उसके फर्स्ट आने की खुशी में घर पर पार्टी रखी गई। उस पार्टी में हैसंग भी थी। तभी पटाखों के दौरान गलती से हैसंग के हाथ से योन को चोट लग जाती है, जिससे उसकी एक आंख खराब हो जाती है। उस हादसे का सारा इल्जाम हैसंग पर डाल दिया जाता है। हालांकि हैसंग और उसकी माँ अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर का मालिक हनी हैसंग को दोषी बताकर उससे माफी मांगने को कहता है। वो धमकी देता है कि अगर उसने माफी नहीं मांगी तो उसे स्कूल से निकलवा देगा और उसकी माँ को घर से निकाल देगा। लेकिन हैसंग माफी नहीं मांगती। इस वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है
और उसकी माँ को भी घर से निकाल दिया जाता है। इस बार उसकी माँ हनी पर चिल्लाती है और कहती है कि मेरी बेटी बिल्कुल सही है, गलती तुम्हारी है। बाद में हैसंग योन से मिलती है और कहती है कि उसे सब सच अपने पिता और उसकी माँ के सामने बताना होगा, लेकिन योन मना कर देती है। तभी दोनों को एक एक्सीडेंट की आवाज सुनाई देती है। वे जाकर देखती है कि एक आदमी कार में बैठे लोगों को मार रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि सुहा और उसके पिता थे। दोनों लड़कियां ये सब छिपकर देख रही होती है। इससे पहले कि वो आदमी सुहा को मारता, हैसंग उसकी फोटो खींच लेती है। कैमरे की आवाज सुनकर वो आदमी सुहा को छोड़ देता है और उन दोनों लड़कियों के पीछे भागता है, लेकिन दोनों किसी तरह झाड़ियों में छिप जाती है। वो आदमी उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने इस मर्डर के बारे में किसी को बताया तो वो उन्हें मार देगा। अगले दिन हैसंग उस हादसे की खबर देखती है। सबको लगता है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। कुछ औरतें बात कर रही होती है कि अगर कोई सबूत नहीं मिला तो केस आगे नहीं बढ़ेगा। तभी एक औरत कहती है कि उस आदमी का बेटा अपने पिता को मरते हुए देख चुका है और कोर्ट में गवाही दे सकता है, लेकिन वो सिर्फ एक बच्चा है, इसलिए शायद कोर्ट उसकी बात न माने। ये सुनकर हैसंग सोचती है कि उसे गवाही देनी चाहिए, लेकिन उसे उस कातिल की धमकी याद आती है। फिर वो योन के पास जाती है और पूछती है कि क्या वो कोर्ट में गवाही देगी। योन पूछती है, क्या तुम नहीं दोगी? दोनों डरी हुई होती है। फिर वे एक दूसरे को चैलेंज करती है कि जो ज्यादा बहादुर होगा वही पहले कोर्ट में जाकर गवाही देगा। अगले दिन दोनों कोर्ट के दरवाजे पर खड़ी होती है। अंदर केस की सुनवाई चल रही होती है। दोनों डर रही होती है क्योंकि उन्हें उस कातिल की धमकी याद होती है। वे 1, 2, 3 का काउंट डाउन करती है और दरवाजा खोलती है, लेकिन तभी कहानी वापस वर्तमान में आ जाती है। जज, जो हैसंग की कहानी में खो गया था, उससे पूछता है कि आगे क्या हुआ और पहले अंदर कौन गया था, लेकिन हैसंग कहती है कि उसकी कहानी यही खत्म होती है और उस दिन लिए गए फैसले का उसे आज भी पछतावा है। इसके बाद सुहा की नजर हैसंग पर पड़ती है। वो उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन हैसंग उसकी नजरों से गायब हो जाती है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हादसे के बाद सुहा अस्पताल में था। 2 डिटेक्टिव उससे बयान लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। तब सुहा एक नोट पर लिखकर बताता है कि एक आदमी ने उसके पिता को लोहे की रॉड से मारा था। फिर कोर्ट का सीन दिखता है। वहाँ सुहा के केस की सुनवाई चल रही होती है, लेकिन कोर्ट उसकी गवाही मानने को तैयार नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ 8 साल का बच्चा था। वहाँ वो अपराधी भी मौजूद था। सुहा उसके मन की बात सुन लेता है। फिर वो नोट पर लिखकर सबको बताता है कि अपराधी के मन में क्या चल रहा है। वो ये भी कहता है कि वो लोगों के मन की बात सुन सकता है। ये सुनकर अपराधी की वकील हंसने लगती है और जज से कहती है कि सुहा की मानसिक हालत ठीक नहीं है। अब केस बंद होने वाला था क्योंकि कोई गवाह या सबूत नहीं था, लेकिन तभी पीछे से हैसंग आ जाती है। यही पता चलता है कि उस दिन योन अंदर नहीं गई थी, बल्कि हैसंग ही दरवाजा खोलकर अंदर आई थी। हैसंग अपराधी को देखकर डर जाती है, लेकिन हिम्मत करके कहती है कि वो इस केस की गवाह है। वो सबको उस रात की पूरी सच्चाई बता देती है और ये भी बताती है कि अपराधी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। अपराधी की वकील सवाल उठाती है कि अगर वो गवाह थी तो पहले सामने क्यों नहीं आई, लेकिन तभी हैसंग अपने फोन में वो फोटो दिखाती है जो उसने उस रात ली थी। ये देखकर अपराधी के होश उड़ जाते हैं। वो अपनी जगह से उठकर हैसंग पर हमला करने की कोशिश करता है। अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। अपराधी को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन जाते जाते वो हैसंग को धमकी देता है कि जेल से बाहर आने के बाद वो उसे मार देगा। इसके बाद हैसंग रो रही होती है। तभी सुहा उसके पास आता है और उसे धन्यवाद कहता है, लेकिन हैसंग कहती है कि उसे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे अपने किए पर पछतावा है। फिर हैसंग वहाँ से जाने लगती है। सुहा उसका पीछा करता है, लेकिन वो मना कर देती है। तभी हैसंग नीचे गिर जाती है और रोने लगती है। वो कहती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है और जेल से निकलने के बाद वो अपराधी उसे मार देगा, लेकिन सुहा उससे वादा करता है कि वो उसकी रक्षा करेगा। यहीं से पता चलता है कि सुहा आखिर क्यों इतने सालों से हैसंग को ढूंढ रहा था। वो हर जगह उसे खोज रहा था। उसकी डायरी में लिखा होता है कि वो उसे ढूंढ रहा है और हमेशा उसकी रक्षा करेगा। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। संगबिन अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा रही होती है। तभी उसे बाहर से आवाज आती है। वो खिड़की से देखती है कि डबल नोज नीचे गिरी हुई है। नीचे खड़े लोग सोचते हैं कि संगबिन ने उसे धक्का दिया है और पुलिस को बुला लिया जाता है। उधर हैसंग को पता चलता है कि उसे पब्लिक डिफेंडर की नौकरी मिल गई है। वो बहुत खुश होती है। उसकी माँ अपने होटल पर बड़े बड़े पोस्टर लगवा देती है कि मेरी बेटी पब्लिक डिफेंडर बन गई है। इधर संगबिन पर हत्या की कोशिश का केस चल रहा होता है। क्वानवू उससे पूछताछ कर रहा होता है। वो पूछता है, क्या तुमने सच में डोंगी को धक्का दिया था? लेकिन संगबिन साफ मना कर देती है। क्वानवू उस पर दबाव डालता है और कहता है कि तुम्हारे खिलाफ
तुम्हारे दोस्त गवाही दे रहे हैं। लेकिन संगबिन उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती। न्यूज़पेपर में भी खबर छप जाती है कि संगबिन ने डोंगी को मारने की कोशिश की और वो कोमा में है। तभी सुहा ये खबर देखता है। उसी अखबार में हैसंग की फोटो भी होती है, क्योंकि वो नई पब्लिक डिफेंडर बनी होती है। हैसंग की फोटो देखकर सुहा बहुत खुश हो जाता है और उससे मिलने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जेल में वही पुराना कातिल दिखाया जाता है जिसने सुहा के पिता को मारा था। उसने अखबार से हैसंग की फोटो काट कर रखी होती है, यानी वो बदला लेने वाला है और उसकी जमानत भी जल्द होने वाली होती है। इसके बाद हैसंग अपने काम पर निकलती है। रास्ते में क्वानवू उसे उसका बटुआ लौटाता है जो बस में छूट गया था। फिर क्वानवू उसके पीछे पीछे चलता है और तरह तरह की बातें करता है। लिफ्ट में भी वो चुप नहीं रहता। वो बार बार एक वकील सिंगशैंग के बारे में बात करता है। हैसंग परेशान होकर कहती है कि उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वही सिंगशैंग उनका नया बॉस है। सिंगशैंग क्वानवू के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन हैसंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसी बीच संगबिन हैसंग के पास आती है। उसका केस हैसंग को दिया जाता है। उधर सुहा आईने के सामने खड़े होकर हैसंग से मिलने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। संगबिन हैसंग से कहती है कि वो निर्दोष है, उसने डोंगी को धक्का नहीं दिया, लेकिन हैसंग उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। दूसरी तरफ क्वानवू के पास भी एक केस आता है। उसकी क्लाइंट एक बूढ़ी औरत होती है जो ठीक से बोल भी नहीं पाती। फिर भी क्वानवू उसकी बात समझने की कोशिश करता है और उससे अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन हैसंग संगबिन को बार बार दोषी कहती रहती है और उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती। इस वजह से संगबिन रोने लगती है। फिर सुहा कोर्ट में हैसंग से मिलने आता है। वो सोचता है कि हैसंग एक ईमानदार वकील होगी, लेकिन जब वो उसका मन पढ़ता है तो उसे कुछ और ही महसूस होता है। हैसंग वहां से निकल जाती है और सुहा उसका पीछा करते हुए बस में चढ़ जाता है। वो मन ही मन बहुत खुश होता है। हैसंग पैदल अपने घर जाती है। सुहा उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। हैसंग के मन से सुहा को पता चलता है कि उसे अंधेरे से डर लगता है और वो सोच रही है कि रास्ते में स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए। इसके बाद हैसंग घर पहुंचती है। तभी बाहर स्ट्रीट लाइट्स जल उठती है। हैसंग सोचती है कि शायद किसी ने उन्हें ठीक कर दिया। फिर वो बाहर आती है और सड़क पर खड़े सुहा को देखती है। उसे लगता है कि उसी ने लाइट्स ठीक की है। दूसरी तरफ मेट्रो स्टेशन पर सुहा की मुलाकात संगबिन से होती है। वो उसका मन पढ़ता है और समझ जाता है कि संगबिन बहुत परेशान है। उसे लगता है कि कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा। संगबिन सोचती है कि जेल जाने से अच्छा है मर जाना। वो आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन सुहा पहले ही समझ जाता है और समय रहते उसे बचा लेता है। बाद में पार्क में बैठकर संगबिन सुहा से पूछती है कि क्या उसे भी लगता है कि उसने डोंगी को धक्का दिया था। सुहा कहता है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है। फिर सुहा उसकी वकील के बारे में पूछता है। तब उसे पता चलता है कि वो वकील हैसंग ही है। घर जाकर सुहा हैसंग की फोटो देखकर कहता है कि संगबिन तुम्हारे बारे में गलत सोच रही है। अगले दिन कोर्ट में सिंगशैंग क्वानवू को उसका पहला केस समझा रहा होता है। क्वानवू हैसंग को अपना ट्रायल देखने बुलाता है। कोर्ट में क्वानवू अपना पहला केस हार जाता है, क्योंकि उसकी बूढ़ी क्लाइंट उल्टी सीधी बातें करती है और झूठ बोलती है। बाद में हैसंग उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि उसने एक बात सीखी है, अपने क्लाइंट की हर बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सिंगशैंग क्वानवू को समझाता है कि हर गरीब इंसान अच्छा नहीं होता और हर अमीर इंसान बुरा नहीं होता। फिर सुहा बस स्टॉप पर संगबिन का इंतजार कर रहा होता है। उधर हैसंग की मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त योन से होती है। तब पता चलता है कि संगबिन के खिलाफ जो वकील है वो योन ही है। तभी सुहा और संगबिन वहां पहुंचते हैं। संगबिन योन को देखकर कहती है कि तुम यहाँ भी आ गई। यहाँ पता चलता है कि पहले संगबिन का केस योन संभाल रही थी। फिर हैसंग संगबिन को अलग ले जाकर बात करती है। वो सुहा को पीछे आने से मना करती है। हैसंग संगबिन से कहती है कि अगर उसके पास डोंगी से जुड़ी कोई चीज मिली तो केस हार जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि वो अपना गुनाह कबूल कर ले, इससे सजा कम होगी। लेकिन तभी सुहा संगबिन से कहता है कि कोर्ट में जाओ और हैसंग से कहता है कि वो उसके साथ चले, लेकिन हैसंग मना कर देती है। तब सुहा उसे जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले जाता है। कहानी आगे कोर्टरूम से शुरू होती है। वहाँ हैसंग और योन दोनों वकीलों के बीच बहस चल रही होती है, लेकिन सुहा हैसंग की इशारों में मदद कर रहा होता है, क्योंकि वो सबके मन की बात पहले ही समझ लेता है। हैसंग इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है और सुहा उसे देखकर काफी प्रभावित हो जाता है। मामला लगभग जीतने ही वाला होता है। वही क्वानवू भी वहां मौजूद होता है और हैसंग का ट्रायल देख रहा होता है। तभी योन कहती है कि उसे थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि वो डोंगी को गवाही के लिए कोर्ट में लाना चाहती है। इसके बाद कोर्ट में ब्रेक हो जाता है। ब्रेक के दौरान हैसंग बाहर होती है। तभी उसके फोन पर फिर वही मैसेज आता है, आई विल बी देयर, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती। फिर वो सुहा के पास जाती है और उसे धन्यवाद कहती है। सुहा देखता है कि हैसंग के चेहरे पर कुछ लगा हुआ है। वो इशारे से उसे साफ करने के लिए कहता है।
लेकिन हैसंग गलत समझ लेती है। उसे लगता है कि सुहा उसे किस करने का इशारा कर रहा है। हैसंग उस समय बहुत खुश होती है, इसलिए वो अपने हाथ पर किस करती है और उसे अपने चेहरे पर लगा देती है। ये देखकर सुहा कहता है कि मेरा मतलब किस नहीं था, मैं तो तुम्हारे चेहरे का निशान हटाने के लिए कह रहा था। ये सुनकर हैसंग शर्मिंदा हो जाती है। तभी सुहा को अचानक उस पुराने कातिल के मन की आवाज सुनाई देती है। वो आसपास ही कहीं मौजूद होता है और हैसंग और सुहा के बारे में सोच रहा होता है। ये महसूस करते ही सुहा उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं देता। इसके बाद केस की सुनवाई फिर शुरू होती है। डोंगी को गवाही के लिए बुलाया जाता है। वो कोर्ट में संगबिन की तरफ इशारा करते हुए उसे दोषी बता देती है। ये देखकर कोर्ट में हलचल मच जाती है। संगबिन अपना आपा खो देती है और डोंगी पर चिल्लाने लगती है क्योंकि वो निर्दोष थी। लेकिन इसके बावजूद डोंगी झूठी गवाही देकर उसे फंसा रही थी। तभी सुहा डोंगी का मन पड़ता है। उसे पता चलता है कि डोंगी सोच रही है कि अगर उसने सच बोल दिया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उधर हैसंग बहुत दुखी होती है। सुहा उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हैसंग मन ही मन उसे दफा हो जाओ कह देती है। इसके बाद क्वानवू और सिंगशेंग चिकन खा रहे होते हैं। वहाँ हैसंग की माँ भी होती है। क्वानवू हैसंग की माँ से कहता है कि हैसंग बहुत गुस्सैल स्वभाव की है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि हैसंग बाहर से भले सख्त दिखती हो, लेकिन अंदर से बहुत नरम दिल की है। तभी उन्हें हैसंग के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वे जाकर देखते हैं कि हैसंग सुहा पर गुस्सा कर रही है और उसे दोष दे रही है कि उसी की वजह से ये सब हुआ। सुहा उसे समझाने की कोशिश करता है कि संगबिन निर्दोष है और उसने डोंगी का मन पढ़ा है, लेकिन हैसंग उसकी एक भी बात नहीं सुनती। तभी पीछे से उसकी माँ आती है और हैसंग को डांट देती है। उधर सिंगशैंग अपने ऑफिस के कर्मचारी से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि हैसंग की माँ बहुत गुस्से वाली और डरावनी औरत है। तभी उसका कर्मचारी बताता है कि एक आदमी जिसका नाम गूक है हैसंग के बारे में पूछ रहा था और वो अभी अभी जेल से छूटा है। असल में वही सुहा के पिता का कातिल था। उधर हैसंग घर जा रही होती है। रास्ते में वही लड़के उसके सामने आ जाते हैं जिनकी गेंद उसने पहले फेंक दी थी। वे उसका पीछा करने लगते हैं और उसे परेशान करते हैं। तभी पीछे से सुहा आ जाता है। हैसंग उससे मदद मांगती है। सुहा कहता है कि पहले वादा करो कि तुम संगबिन का केस नहीं छोड़ोगी, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वे लड़के सुहा को पहचान लेते हैं। उन्हें याद आता है कि स्कूल में उसने एक लड़के को बुरी तरह पीटा था और उसके पास कुछ खास ताकतें भी है। डर के मारे वे बिना लड़ाई किए वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद सुहा हैसंग को उसके घर तक छोड़ने जाता है। रास्ते में वो डोंगी के बारे में बात करता है। घर पहुंचकर हैसंग उसे धन्यवाद कहती है। तभी उसके फोन पर फिर वही मैसेज आता है, आई विल बी देयर। अब हैसंग सोचती है कि शायद ये मैसेज सुहा ही भेज रहा है, लेकिन असलियत कुछ और थी। हैसंग समझ नहीं पा रही होती कि इस केस को कैसे संभाले, इसलिए वो सिंगशैंग से मदद मांगती है। लेकिन सिंगशैंग बहाने बनाने लगता है। पहले कहता है कि उसकी सुनने की मशीन खराब है, इसलिए वो सुन नहीं पा रहा। फिर जब हैसंग लिखकर समझाती है तो वो कहता है कि उसका चश्मा भी खराब है। असल में वो इस केस में पढ़ना ही नहीं चाहता था। इसके बाद हैसंग क्वानवू से मदद मांगती है। क्वानवू उसकी मदद करता है और अपना प्लान बताता है। फिर दोनों स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल पहुंचते हैं ताकि डोंगी के बारे में जानकारी निकाल सके। हैसंग स्कूल की लड़कियों से बात करती है और पता चलता है कि डोंगी का कोई खास दोस्त नहीं था और वो अपना खाली समय कंप्यूटर रूम में बिताती थी। तभी सुहा भी वहां पहुंच जाता है। उधर क्वानवू उस बिल्डिंग के पास जाता है जहां से डोंगी गिरी थी। वहां उसे एक लाइटर और सिगरेट मिलती है। इधर हैसंग और सुहा कंप्यूटर रूम में जाकर डोंगी की ब्राउजिंग हिस्ट्री देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि डोंगी सिगरेट पीती थी। तभी क्वानवू भी वहां पहुंचता है और उन्हें वो सिगरेट और लाइटर दिखाता है। इसके बाद हैसंग डोंगी से मिलने जाती है। वो उसे दोबारा कोर्ट में गवाही देने के लिए कहती है। हैसंग उसे सारे सबूत दिखाती है और कहती है कि अब उसे सच बोलना होगा, लेकिन डोंगी मना कर देती है। ये सब सुहा और संगबिन भी देख रहे होते हैं। संगबिन को फिर गुस्सा आ जाता है और वो डोंगी पर चिल्लाने लगती है। तब डोंगी कहती है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम मुझे इतना परेशान करती थी? क्या अब तुम्हें समझ आया कि मुझे कितना बुरा लगता था जब तुम सब मिलकर मुझे तंग करती थी? डोंगी रोने लगती है। तब संगबिन को अपना वो समय याद आता है जब कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं था और वो खुद मरना चाहती थी। इसके बाद संगबिन डोंगी से माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। हैसंग सुहा से पूछती है कि अगर डोंगी कोर्ट नहीं आई तो क्या होगा? सुहा कहता है कि वो जरूर आएगी क्योंकि उसने उसका मन पढ़ लिया है। इसके बाद हैसंग ऑफिस में होती है और थोड़ी उलझन में दिखती है। तभी क्वानवू उसे एक छोटा गिफ्ट देता है। वो एक फिंगर कवर होता है जिससे पेज पलटने में आसानी होती है। इसके बाद फिर कोर्टरूम का सीन आता है। केस की सुनवाई दोबारा शुरू होती है, लेकिन गवाही से पहले योन डोंगी को डराती है और कहती है कि अगर उसने पहले झूठ बोला था तो उसे 5 साल तक की सजा हो सकती है।
ये सुनकर हेसंग परेशान हो जाती है। अगर डोंगी अपनी बात बदलती है तो उसे झूठी गवाही की सजा मिल सकती थी। तभी सिंगशाइन हेसंग को एक मैसेज भेजता है जिसमें क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ का जिक्र होता है। हेसंग तुरंत जज की लॉ बुक लेकर वो कानून देखती है। उसे पता चलता है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे को झूठी गवाही के लिए सजा नहीं दी जा सकती। तब हेसंग डोंगी से उसकी उम्र पूछती है। डोंगी बताती है कि वो 15 साल की है। हेसंग उसे कहती है कि तुम्हें सजा नहीं मिलेगी क्योंकि तुम अभी नाबालिग हो। ये सुनकर योन के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद डोंगी सारी सच्चाई बता देती है। हेसंग केस जीत जाती है। ऑफिस का असिस्टेंट जाकर क्वानवू को बताता है कि हेसंग केस जीत गई। दोनों बहुत खुश होते हैं। इसके बाद कोर्ट के बाहर हेसंग और योन की मुलाकात होती है। वे अपने पुराने समय की बातें करती है। हेसंग कहती है कि तुम आज भी वैसी ही हो जैसी 10 साल पहले थी। तुम जानती थी कि संगबिन निर्दोष है, फिर भी तुमने उसे कानून का डर दिखाकर डराया। योन जवाब देती है कि आज तुम्हारा दिन अच्छा था इसलिए तुम जीत गई। फिर हेसंग के फोन पर दोबारा वही मैसेज आता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये सुहा ही भेज रहा है। इसके बाद हेसंग अपनी माँ को फोन करके बताती है कि उसने उस लड़की को निर्दोष साबित कर दिया, लेकिन उसकी माँ फोन पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देती। जब हेसंग होटल पहुंचती है तो देखती है कि उसकी माँ ने फिर से हर जगह उसके पोस्टर लगा दिए हैं और खुशी से नाच रही है। उधर सुहा जेल जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि गूक यानी वो कातिल पिछले महीने ही जमानत पर छूट चुका है। ये सुनकर सुहा परेशान हो जाता है। बस में लौटते वक्त उसकी नजर हेसंग पर पड़ती है। वो उसी बस स्टॉप पर खड़ी होती है। सुहा अपनी बस से उतरकर उसकी बस में चढ़ जाता है। वो उसका मन पढ़ता है और जानता है कि हेसंग बहुत थक चुकी है और बैठना चाहती है, लेकिन बस में सीट नहीं है। थोड़ी देर बाद उसे सीट मिल जाती है। दोनों केस के बारे में बात करते हैं। तभी हेसंग के फोन पर फिर वही मैसेज आता है। अब हेसंग सुहा से कहती है कि मैं एक वकील हूँ और तुम एक स्कूल के छात्र हो, इसलिए तुम्हें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए और पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। सुहा समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रही है। तब हेसंग उसे वो मैसेज दिखाती है। सुहा हंस पड़ता है और कहता है कि उसने ये मैसेज नहीं भेजे। सबूत के तौर पर वो अपना नंबर भी दिखाता है। अब हेसंग शर्मिंदा हो जाती है। उसे लगता था कि सुहा उस पर लाइन मार रहा है। घर पहुंचकर हेसंग को बहुत बुरा लगता है कि उसने सुहा के बारे में ऐसा सोचा। अब वो सोचती है कि आखिर ये मैसेज भेज कौन रहा है। उधर सिंगशेंग क्वानवू से पूछता है कि क्या वो गूक नाम के आदमी को जानता है। क्वानवू मना कर देता है। सिंगशेंग बताता है कि वो आदमी कह रहा था कि उसे यहाँ काम करने वाली एक वकील को कुछ लौटाना है। सुहा समझ जाता है कि ये मैसेज उसी कातिल ने भेजे हैं। वो तुरंत हेसंग के घर की तरफ भागता है। उधर हेसंग सोचती है कि शायद ये मैसेज क्वानवू ने भेजे होंगे। वो उस नंबर पर कॉल करती है, लेकिन फोन की घंटी उसके घर के आसपास ही बजने लगती है। उधर सुहा उसे कॉल करता है, लेकिन हेसंग फोन नहीं उठाती। रास्ते में कुछ लड़के सुहा को घेर लेते हैं, वही लड़के जो पहले हेसंग को परेशान कर रहे थे। सुहा उनसे कहता है कि उसे जाने दो, बाद में निपट लूंगा, लेकिन वे नहीं मानते। फिर सुहा उनकी जमकर पिटाई कर देता है। उधर हेसंग फोन की घंटी का पीछा करते करते एक दरवाजे तक पहुंच जाती है, लेकिन उससे पहले कि वो दरवाजा खोलती कहानी वही रुक जाती है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि सुहा हेसंग के घर पहुंच चुका होता है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है। हेसंग हाथ में फ्राई पैन लिए डरी हुई खड़ी होती है। सुहा उसे बाहर करता है और खुद अंदर वाले कमरे का दरवाजा खोलता है, लेकिन वहां सिर्फ बचता हुआ फोन मिलता है और कुछ नहीं। इसके बाद वे पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आकर पूछताछ करती है और चली जाती है। सुहा हेसंग से कहता है कि कुछ दिनों के लिए उसे अपनी दोस्त के घर रहना चाहिए क्योंकि यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। ये कहने के बाद सुहा बेहोश हो जाता है। फिर उसका पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पिता की मौत के बाद सुहा बिल्कुल अकेला पड़ गया था। उसका अंकल उसे अपने साथ रखने को कहता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि तुम्हारे पिता तुम्हारा बोझ मुझ पर डाल गए, काश तुम भी उनके साथ मर जाते। सुहा उसका मन पढ़ लेता है और बहुत दुखी होता है। एक बार उसका अंकल उसे पार्क में अकेला छोड़ देता है ताकि वो कहीं खो जाए, यानी उसके अंकल ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। वर्तमान में हेसंग उसका बुखार चेक करती है। तभी सुहा उठ जाता है। हेसंग सोचती है कि उसे उसके माता पिता को फोन करना चाहिए, लेकिन सुहा कहता है कि उसके माता पिता नहीं है। वो हेसंग को अपने बारे में याद दिलाने की कोशिश करता है और अपना असली नाम बताता है। हेसंग कहती है कि ये नाम तुम पर सूट नहीं करता। फिर वो बाहर सोफे पर जाकर बैठ जाती है, लेकिन उसे लगता है कि ये नाम उसने पहले कहीं सुना है। इसी दौरान नीचे वही कातिल खड़ा दिखाई देता है। उधर योन अपने माता पिता के साथ होती है। उसके पिता उससे नाराज होते हैं और कहते हैं कि तुम उस लड़की से हार गई जो कभी हमारे घर काम करने वाली नौकरानी की बेटी थी। यही पता चलता है कि योन उनकी असली बेटी नहीं है। वे उसे एक पुल पर मिले थे। अगली सुबह सुहा उठ चुका होता है। जब हेसंग जागती है तो सुहा उसे देखकर चौंक जाता है।
क्योंकि सुबह उसकी हालत बिखरी हुई होती है। हैसंग मजाक में कहती है कि दुनिया की 99% लड़कियां सुबह ऐसी ही दिखती हैं। दोनों साथ नाश्ता करते हैं। सुहा घर की हालत देखकर हैरान होता है। सारा सामान इधर उधर बिखरा होता है। हैसंग कहती है कि जब कोई अकेला रहता है तो सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। कहानी आगे पुलिस स्टेशन से शुरू होती है। वहाँ हैसंग और सुहा बैठे होते हैं। हैसंग कुछ कागजों पर साइन करती है। उसके बाद दोनों पुलिस ऑफिसर्स को अपने बारे में बताते हैं। ऑफिसर सुहा को चेतावनी देता है कि वो दोबारा उस आदमी यानी गूक के पास न जाए, वरना उसे फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके बाद दोनों पैदल घर की तरफ निकलते हैं। रास्ते में वही पुलिस ऑफिसर्स फिर मिलते हैं और उन्हें अपनी गाड़ी से घर छोड़ने की बात कहते हैं। दोनों उनके साथ घर चले जाते हैं। रास्ते में एक ऑफिसर गू के बारे में पूछता है। तब हैसंग बताती है कि 10 साल पहले उसी ने सुहा के पिता का मर्डर किया था और वो खुद उस केस की गवाह थी। घर पहुंचने के बाद पुलिस उन्हें समझाती है कि कोई भी बेवकूफी मत करना, हम लोग आसपास पेट्रोलिंग करते रहेंगे। इसके बाद दोनों घर के अंदर आते हैं। दरवाजे के बाहर सुहा कुछ मर्दों के जूते रखे हुए देखता है। पूछने पर हैसंग बताती है कि उसने जानबूझकर वो जूते बाहर रखे हैं ताकि किसी को ऐसा न लगे कि वो घर में अकेली रहती है। सुहा जाने लगता है, लेकिन हैसंग उसे रोक लेती है। वो कहती है कि पुलिस हमें भाई बहन समझ रही है, इसलिए अगले 5 दिन तुम यहीं मेरे घर रहोगे, क्योंकि इन दिनों आसपास पुलिस ज्यादा एक्टिव रहेगी। इसके बाद दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाने के बाद हैसंग सुहा की चोट पर दवा लगाती है। दवा लगाते समय सुहा को अपना बचपन याद आता है, जब वो पेड़ से गिर गया था और उसे चोट लगी थी। तब उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अगले दिन सुहा दरवाजे का लॉक ठीक कर रहा होता है। जैसे ही हैसंग दरवाजा खोलती है, सुहा को चोट लग जाती है। सुहा देखता है कि हैसंग ने लड़कों जैसे कपड़े पहने हुए हैं और हाथ में छाता भी रखा है। वो उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन हैसंग कहती है कि तुम हर बार मेरा मन पढ़ लेते हो और मुझे कुछ भी करने से रोक देते हो। फिर हैसंग सोचती है कि उसे सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। तब सुहा उसे सेल्फ डिफेंस के कुछ तरीके बताता है। इसके बाद दोनों घर से निकलते हैं, लेकिन उनके पीछे वही कातिल गूक भी दिखाई देता है, यानी वो अब भी उन दोनों पर नजर रख रहा था। वो सोचता है कि सुहा की वजह से वो हैसंग तक नहीं पहुंच पा रहा। इसके बाद दोनों बस स्टॉप पर होते हैं। वहाँ हैसंग की माँ का फोन आता है। वो फिर से उसकी ब्लाइंड डेट के बारे में बात करती है। उसकी माँ पूछती है कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है। हैसंग कहती है कि लड़का लड़ने वाला, मजबूत और फाइटर होना चाहिए। ये सुनकर सुहा थोड़ा परेशान हो जाता है। वो चुपके से हैसंग का फोन लेकर उसमें एक ट्रैकर डाउनलोड कर देता है ताकि उसे हर समय पता चल सके कि हैसंग कहाँ है। दूसरी तरफ वकील सिंगशेंग और उसका सेक्रेटरी उन जुड़वा भाइयों के केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। उन दोनों भाइयों का नाम जय और सियुंग होता है। पहले दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए खुद को दोषी बता रहे थे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे पर ही इल्जाम डाल रहे हैं। जय कहता है कि सियुंग ने मर्डर किया और सियुंग कहता है कि जय ने किया। इसके बाद क्वानवू जैसे पूछताछ कर रहा होता है। जय कहता है कि मेरा पहले से क्राइम रिकॉर्ड है, इसलिए मैंने अपने भाई पर मर्डर का इल्जाम डाल दिया। दूसरी तरफ सियुंग हैसंग से कहता है कि उसका छोटा भाई उससे जलता है, इसलिए उसने उस पर मर्डर का इल्जाम लगाया। सिंगशेंग और उसका सेक्रेटरी कहते हैं कि ये केस बहुत मुश्किल होने वाला है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसका अंत कैसे होगा। तभी उनकी नजर हैसंग पर पड़ती है, जो काफी परेशान और उदास दिख रही होती है। फिर क्वानवू आता है और वो बहुत खुश दिख रहा होता है। वो पीछे से हैसंग को डराने की कोशिश करता है, लेकिन हैसंग जोर से चिल्लाती है और बिना पीछे देखे सुहा द्वारा सिखाया गया सेल्फ डिफेंस वाला तरीका इस्तेमाल कर देती है। बाद में वो देखती है कि सामने क्वानवू है। इसके बाद क्वानवू अपने ऑफिस में होता है। सेक्रेटरी हैसंग से कहता है कि उसे जाकर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन हैसंग मना कर देती है और कहती है कि गलती उसकी थी, उसे मुझे डराना नहीं चाहिए था। फिर भी क्वानवू खुद उससे माफी मांग लेता है। इसके बाद हैसंग की मुलाकात योन से होती है। योन उसे जुड़वा भाइयों के बारे में अपना अंदाजा बताती है। वो कहती है कि जैसा वे दिख रहे हैं शायद असलियत वैसी नहीं है, लेकिन हैसंग कहती है कि तुम्हारे अंदाजे मेरे लिए सबूत नहीं है। अगर मुझे उनके बारे में कुछ पता भी होता तो भी मैं तुम्हें नहीं बताती। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हैसंग फिर उसी जगह गोल गोल घूमते हुए सोच रही होती है कि शायद योन कुछ प्लान कर रही है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। तभी वो सुहा को मैसेज करके मदद मांगती है। उधर स्कूल में सुहा पढ़ाई के दौरान हैसंग का मैसेज पढ़कर जवाब दे रहा होता है। तभी पीछे बैठा एक लड़का उसे देख लेता है और उसका फोन छीनकर टीचर को दे देता है। टीचर उसका फोन ले लेता है और सजा के तौर पर उसे रात तक स्टडी हॉल में रुकने को कहता है। उधर हैसंग और क्वानवू अगले दिन होने वाले ट्विंस केस की सुनवाई को लेकर बात कर रहे होते हैं। हैसंग योन की बातों के बारे में बताती है, लेकिन क्वानवू कहता है कि योन सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रही है। फिर भी हैसंग परेशान रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगले दिन क्या होगा।
वो सुहा को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन बंद होता है। उधर सुहा अब भी स्टडी हॉल में बैठा होता है। टीचर उसे जाने नहीं देता। तभी संगबिन के पेट में अचानक दर्द होने का नाटक होता है। सुहा उसकी मदद करता है और उसे उठाकर बाहर ले जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि संगबिन ने सिर्फ ड्रामा किया था ताकि सुहा स्टडी हॉल से निकल सके। इसके बाद सुहा बस स्टॉप पहुंचता है और हैसंग को कॉल करता है, लेकिन हैसंग फोन नहीं उठाती। फिर वो उसके ऑफिस कॉल करता है, लेकिन ऑफिस बंद हो चुका होता है। फिर वो ट्रैकर से उसकी लोकेशन देखता है। उसे पता चलता है कि हैसंग घर पहुंच चुकी है। उधर हैसंग क्वानवू के साथ होती है। क्वानवू उसे घर तक छोड़ने आया होता है, लेकिन रास्ते भर वो लगातार बातें करता रहता है। हैसंग सोचती है कि अब इसे अलविदा कह देना चाहिए, लेकिन फिर सोचती है कि शायद उसे बुरा लगेगा। उसी समय सुहा भी घर पहुंच चुका होता है। वो क्वानवू को हैसंग के बहुत करीब देखकर परेशान हो जाता है। उधर वापस जाते समय क्वानवू हैसंग की माँ को फोन करता है। वो कहता है कि वो ब्लाइंड डेट नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है। यहाँ पता चलता है कि हैसंग की माँ ने उसी को हैसंग के लिए चुना था, लेकिन ये बात न हैसंग को पता थी और न क्वानवू को। यहाँ तक कि हैसंग की माँ ने क्वानवू से झूठ बोला था कि हैसंग उसकी बेटी नहीं बल्कि उसके दोस्त की बेटी है, ताकि वो शादी से मना न करे। इसके बाद सुहा घर में आता है, लेकिन वो हैसंग से कोई बात नहीं करता और सीधे कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। हैसंग बाहर से कहती है कि कपड़े बदल लो और कल ट्विंस केस में मेरी मदद करनी है, लेकिन सुहा कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद वो बाहर आता है और पूछता है कि तुमने मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठाई। वो कहता है कि मैं कल बिजी हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं आ सकता और खाना भी नहीं खाऊंगा। तब हैसंग अपना फोन चेक करती है और देखती है कि सुहा की 12 मिस्ड कॉल्स आई हुई है। अगली सुबह गूक अपना सामान पैक कर रहा होता है। तभी पुलिस ऑफिसर्स उसके पास आते हैं। वे उससे कुछ सवाल करने आते हैं, लेकिन उससे पहले पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। गूक कहता है कि वो यहाँ से जा रहा है क्योंकि 10 साल पहले उसने सुहा के साथ बहुत बुरा किया था और अब सुहा उससे बदला लेना चाहता है, इसलिए वो शहर छोड़ रहा है। पुलिस बिना ज्यादा सवाल किए उसे जाने देती है, लेकिन उसकी गाड़ी के अंदर हैसंग और उसकी माँ की फोटो रखी होती है, यानी वो अब भी बदला लेने वाला था। उधर हैसंग घर में सुहा को ढूंढती है, लेकिन वो नहीं मिलता। जैसे ही वो बाहर आती है, सुहा बाहर खड़ा मिलता है। हैसंग उससे आज के ट्रायल के लिए बहुत विनती करती है। सुहा हंसते हुए उसके साथ चल देता है। बाहर उन्हें पुलिस ऑफिसर्स मिलते हैं। वे बताते हैं कि गूक यहाँ से जा चुका है और अब उनकी परेशानी खत्म हो गई है। दोनों ये सुनकर थोड़े राहत में आ जाते हैं। ऑफिस पहुंचकर हैसंग की माँ फिर उसे ब्लाइंड डेट के लिए कहती है, लेकिन हैसंग मना कर देती है। दूसरी तरफ गूक हैसंग की माँ के रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचता है। वो अंदर जाकर उससे मिलता है। असल में वो वहाँ काम मांगने आया था। उधर हैसंग ट्रायल के लिए लेट हो रही होती है। जल्दी में वो लिफ्ट में जाती है, जहाँ योन पहले से मौजूद होती है। इसके बाद कोर्टरूम का सीन आता है। आज ट्रायल देखने के लिए स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स भी आए होते हैं। ट्रायल शुरू होता है। योन जज को ट्विंस के बारे में बताती है, लेकिन जज खुद भी इस केस को लेकर उलझन में होता है। तभी सुहा वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखकर हैसंग बहुत खुश हो जाती है। अब बहस शुरू होती है। हैसंग मन ही मन सुहा से पूछती है कि क्या योन के पास कोई सबूत है। सुहा योन का मन पढ़कर इशारे में मना कर देता है। फिर हैसंग और क्वानवू पूरे विश्वास से कहते हैं कि योन के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि दोनों भाइयों ने मिलकर मर्डर किया है, और सच में योन के पास कोई ठोस सबूत नहीं होता। इस वजह से योन केस हार जाती है। ब्रेक के बाद योन हैसंग से कहती है कि तुमने बहुत गलत किया है, क्योंकि अब पुलिस जांच करेगी और सबूत ढूंढेगी। हैसंग कहती है कि मुझे पता है, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करती तो दोनों भाई तुम्हारी वजह से जेल चले जाते। मैं नहीं चाहती थी कि एक दोषी की वजह से दोनों को उम्र कैद हो जाए। योन कहती है कि जो अब हो रहा है उससे दोनों जेल से बच जाएंगे। इसके बाद हैसंग सुहा के साथ लंच पर जाती है। रास्ते में हैसंग बताती है कि वो योन से इतनी नफरत क्यों करती है। वो कहती है कि आज फिर मैं सही साबित हुई और योन गलत। लेकिन तभी सुहा कहता है कि योन गलत नहीं थी, बल्कि तुम गलत थी। उधर वे दोनों जुड़वा भाई गाड़ी में बैठे मुस्कुरा रहे होते हैं। सुहा हैसंग को बताता है कि मर्डर दोनों ने मिलकर किया था। ये सुनते ही हैसंग के होश उड़ जाते हैं। वो सुहा पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड शुरू होता है। हैसंग सुहा से नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है। सुहा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। तब सुहा उसका हाथ पकड़कर कहता है कि सच में गलती तुम्हारी है। हैसंग कहती है, अब मैं क्या करूं? क्या जज के पास जाकर कहूं कि मैं गलत थी और योन सही? सुहा कहता है कि तुम्हें ये काम छोड़ देना चाहिए। वो उसे याद दिलाता है कि अभी कुछ देर पहले तुमने खुद कहा था कि बुरा वकील हमेशा गलत लोगों का साथ देता है और ऐसे लोगों को नौकरी छोड़ देनी चाहिए। ये सुनकर हैसंग सोचती है कि हर बार सुहा की वजह से उससे कुछ गलत हो जाता है। सुहा उसका ये मन पढ़ लेता है और उसे छोड़ देता है। इसके बाद हैसंग ऑफिस जाकर गुस्से में चिल्लाने लगती है। उधर सुहा अपने बचपन को याद करता है।
उसे लगता है कि बचपन में वह अपने अंकल के लिए बोझ था और अब भी सबके लिए बोझ ही है। फिर हैसंग उसके पास जाती है और कहती है, बोलो मैं बुरी वकील नहीं हूँ। लेकिन सुहा चुप रहता है। तब हैसंग कहती है कि अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं कोर्ट में जाकर साबित कर दूंगी कि मैं गलत थी। तब सुहा कहता है कि तुम बुरी वकील नहीं हो। इसके बाद दोनों साथ में किराने की खरीदारी करने जाते हैं। कहानी आगे हैसंग से शुरू होती है। वो एक पुल पर चल रही होती है और अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है। तभी उसके पीछे वही कातिल गूक दिखाई देता है। वो हैसंग को पकड़कर पानी में धक्का दे देता है। उधर फोन पर उसकी माँ चीखती रह जाती है, लेकिन तभी अचानक उसकी माँ की आंख खुल जाती है। असल में ये सिर्फ एक सपना था। इसके बाद हम हैसंग और सुहा को साथ चलते हुए देखते हैं। दोनों बातें करते हुए बस स्टॉप की तरफ जा रहे होते हैं। बस आने पर सुहा हैसंग की फाइलें उठाकर उसकी मदद करता है। सुहा बताता है कि उसके एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए कभी कभी वो लेट हो सकता है। इस पर हैसंग कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे कर्जदार हो? दरअसल हैसंग सोचती है कि सुहा उसकी मदद सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि 10 साल पहले उसने उसकी मदद की थी। इसके बाद सुहा उसे उसके ऑफिस तक छोड़ने जाता है। तभी वहां क्वानवू भी आ जाता है। उसे देखकर हैसंग काफी उत्साहित हो जाती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि उसे उसके सामने थोड़ा कूल दिखना चाहिए। तभी उसकी नजर सुहा पर पड़ती है, जिसने अपना ड्रेसिंग स्टाइल काफी बेहतर कर लिया होता है। हैसंग जानबूझकर सुहा को चिढ़ाने के लिए क्वानवू के साथ फ्लर्ट करने लगती है। ये देखकर सुहा गुस्से में वहां से जाने लगता है। क्वानवू उसे चॉकलेट देता है, लेकिन सुहा पीछे मुड़कर दोनों को देखता रहता है और जलन महसूस करता है। वो सोचता है कि शायद उसे भी अपना स्टाइल और बदलना चाहिए। इसके बाद हैसंग ऑफिस में होती है। वहां उसके पास एक बूढ़े आदमी का केस आता है। वो बूढ़ा आदमी बार बार अखबार चोरी करने के आरोप में जेल भेजा जाता रहा था। असल में वो मुफ्त में मिलने वाले अखबारों का पूरा बंडल उठा लेता था, जिन्हें लोग पढ़ने के लिए ले जाते थे। बाद में वो उन अखबारों को बेचकर पैसे कमाता था। तभी वो बूढ़ा आदमी वहां आता है। हैसंग उससे पूछताछ करती है और साफ कहती है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि उसने कई बार चोरी की है और इस बार उसे जेल जरूर होगी। लेकिन वो बूढ़ा सुन नहीं सकता था, इसलिए उसे हैसंग की बात समझ नहीं आती। तब हैसंग जोर जोर से चिल्लाकर कहती है कि अगर तुम अखबार वाले से समझौता कर लो तभी जेल जाने से बच सकते हो। लेकिन उसे फिर भी कुछ सुनाई नहीं देता। घर लौटने के बाद हैसंग का गला दर्द करने लगता है। वो सुहा से कहती है कि अब वो उस बूढ़े आदमी से बात नहीं करेगी क्योंकि इससे उसका गला और खराब हो जाएगा। तब सुहा कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझसे अपने मन के जरिए बात कर सकती हो। इसके बाद हैसंग अपने मन के जरिए सुहा से बातें करने लगती है। अगली सुबह हैसंग की माँ के रेस्टोरेंट में गूक किसी का ऑर्डर लेकर जाने वाला होता है। तभी उसके फोन पर एक ट्रैकिंग मैसेज आता है, लेकिन वो उसे स्पैम समझकर अनदेखा कर देता है। दरअसल सुहा ने किसी आदमी को गूक की लोकेशन ट्रैक करने के लिए लगाया था। वही आदमी गूक को वो ट्रैकिंग लिंक भेज रहा था ताकि वो उस पर क्लिक करे और उसकी लोकेशन मिल सके। उधर सुहा और हैसंग साथ निकलते हैं। आज सुहा अपने पुराने सामान्य कपड़ों में होता है। तभी सुहा को उस ट्रैकर वाले आदमी का फोन आता है। वो बताता है कि गूक किसी भी मैसेज पर क्लिक नहीं कर रहा, इसलिए उसकी लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रही। लेकिन जैसे ही कुछ पता चलेगा वो उसे बता देगा। इसके बाद सुहा लिफ्ट में क्वानवू से मिलता है। क्वानवू उसकी तारीफ करता है कि वो हैसंग का ध्यान रख रहा है, लेकिन सुहा उसे देखकर खुश नहीं होता। क्वानवू अपनी कजिन के बारे में बताता है जो सुहा के ही स्कूल में पढ़ती है, लेकिन सुहा उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। तब क्वानवू सोचता है कि जब भी वो हैसंग के साथ होता है सुहा उसे अजीब तरह से देखता है। क्या वो हैसंग को पसंद करता है? सुहा उसका मन पढ़ लेता है और सीधे हाँ कह देता है। दोनों ऑफिस की तरफ बढ़ते हैं। तभी उन्हें हैसंग के चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों भागकर पहुंचते हैं। वहां वही बूढ़ा आदमी हैसंग के पीछे पड़ा होता है। वो उसे कह रहा होता है कि तुम बहुत बुरी वकील हो। वो उसके ऊपर कूड़े का डिब्बा फेंकने वाला होता है, लेकिन सुहा बीच में आ जाता है और सारा कूड़ा उसके ऊपर गिर जाता है। क्वानवू बूढ़े आदमी पर गुस्सा करता है। तभी हैसंग देखती है कि सुहा को हल्की चोट आई है। वो बाहर चली जाती है और सुहा भी उसके पीछे जाता है। बाहर वे देखते हैं कि सिंगशैंग उस बूढ़े आदमी को समझा रहा है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हैसंग कहती है कि वो उस बूढ़े आदमी के खिलाफ शिकायत करेगी, लेकिन सिंगशैंग उसे समझाता है कि शिकायत करके क्या मिलेगा। सुहा भी कहता है कि उसकी वजह से मुझे भी चोट लगी है, लेकिन अब जो हुआ उसे भूल जाओ। इसके बाद हैसंग सुहा को स्कूल जाने के लिए कहती है। सुहा मुस्कुराकर चला जाता है। उधर सेक्रेटरी क्वानवू को बताता है कि अब उस बूढ़े आदमी का केस उसे मिल गया है। क्वानवू का चेहरा गुस्से से भर जाता है। कुछ जज बाहर बैठे क्वानवू को देखते हैं और कहते हैं कि ये सबसे अच्छा और शांत स्वभाव वाला वकील है, लेकिन उसी समय क्वानवू गुस्से में डस्टबिन को लात मार देता है। जज ये देखकर हैरान रह जाते हैं। बाद में वह डस्टबिन ठीक करता है और केस संभालने के लिए तैयार हो जाता है।
वो हैसंग से कहता है कि केस की फाइलें उसे ट्रांसफर कर दे। इसके बाद क्वानवू बूढ़े आदमी से बात करता है। वो पूछता है कि क्या उसका कोई रिश्तेदार है जो उसकी याचिका पर साइन कर सके। फिर क्वानवू एक कबाड़ी के पास जाता है क्योंकि वही उसका एकमात्र परिचित था। क्वानवू इस केस के लिए बहुत मेहनत करता है। वो अखबार वाले स्टैंड के मालिक के पास भी जाता है, लेकिन वो उसके ऊपर पानी फेंक देता है। फिर भी क्वानवू बुरा नहीं मानता। उधर हैसंग सुहा को बताती है कि क्वानवू ने आज कितना कुछ किया। वो मजाक में कहती है कि लगता है उसने नोबेल पीस प्राइज भी जीत लिया है। फिर वो पूछती है, अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या करते? सुहा कहता है कि मैं सबसे पहले वफादारी चुनता। इसके बाद हैसंग अपनी माँ को फोन करके बताती है कि वो वीकेंड पर मिलने आएगी। उधर हैसंग की माँ गूक को बताती है कि वीकेंड पर मेरी बेटी आ रही है, इसलिए उसके लिए रिब्स लेकर आना क्योंकि उसे बहुत पसंद है। ये सुनकर गूक खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर बाहर लगे कैमरे पर पड़ती है और वो जाकर उसे तोड़ देता है। बाद में हैसंग क्वानवू से कहती है कि बूढ़े आदमी ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया और उसके रिश्तेदारों ने तुम्हारी भी बेइज्जती की, फिर भी तुम उसका केस लड़ रहे हो। क्वानवू कहता है कि मुझे गुस्सा आया था, लेकिन मैं केस जीतकर सिर्फ ये साबित करना चाहता हूँ कि हम पब्लिक डिफेंडर कितने काबिल है, और केस जीतने के बाद मैं उससे कहूंगा कि वह तुमसे माफी मांगे। फिर कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। क्वानवू जज को बताता है कि बूढ़े आदमी को सुनने में दिक्कत है, इसलिए सबको जोर से बोलना होगा। फिर वो अखबारों के कई बंडल कोर्ट में रखता है और बताता है कि ये बूढ़ा आदमी रोज इतने अखबार इकट्ठा करता है ताकि उन्हें बेचकर एक वक्त का खाना खा सके। वो बताता है कि आजकल लोग मोबाइल में खबरें पढ़ते हैं, इसलिए उसे कम अखबार मिलते हैं। वो जज से कहता है कि खुद को उसकी जगह रखकर देखिए, तभी समझ आएगा कि ऐसे लोग दुनिया को कैसे देखते हैं। ये सुनकर हैसंग बहुत प्रभावित होती है। वो सोचती है कि क्वानवू उसके लिए कितनी मेहनत कर रहा है। सुहा उसका मन पढ़ लेता है और समझ जाता है कि वो सिर्फ क्वानवू के बारे में सोच रही है। इसके बाद कोर्ट की पूरी टीम लंच पर जाती है। जज क्वानवू की तारीफ करता है, लेकिन वही योन और हैसंग के बीच बहस शुरू हो जाती है। जज उन्हें समझाता है कि तुम यहाँ लड़ने नहीं, खाने आए हो। उसी दौरान सुहा बूढ़े आदमी का मन पढ़ता है और समझ जाता है कि उसे भूख लगी है, लेकिन उसके पास पैसे कम है। सुहा उसके पास जाता है और कहता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर तुम भी अपने पैसे मिलाओ तो हम दोनों पेट भरकर खाना खा सकते हैं। इसके बाद हैसंग सुहा को बताती है कि अगर योन अपना प्लान बदल दे तो बूढ़ा आदमी जेल जाने से बच सकता है, लेकिन उसे नहीं लगता कि योन ऐसा करेगी। फिर हैसंग एक नया प्लान बनाती है। उधर क्वानवू और सिंगशैंग बूढ़े आदमी से बात कर रहे होते हैं। वे कहते हैं कि शायद उसे जेल हो जाएगी, लेकिन बूढ़ा आदमी कहता है कि जेल भी ठीक है, कम से कम वहाँ अच्छा खाना तो मिलेगा। इसके बाद सुहा सूट पहनकर हैसंग के पास आता है। हैसंग उसकी खूब तारीफ करती है। फिर वो अपना प्लान बताती है कि उन्हें किसी भी तरह बूढ़े आदमी और अखबार वाले का समझौता करवाना होगा। सुहा कहता है कि ये आसान नहीं होगा क्योंकि क्वानवू पहले ही कोशिश कर चुका है। फिर दोनों अखबार वाले के पास जाते हैं। वो उन पर भी पानी फेंक देता है, लेकिन इस बार हैसंग अपने साथ छाता लाई होती है। फिर हैसंग उसे बताती है कि उसके अखबारों में कुछ गैर कानूनी विज्ञापन छपे हैं जो कानूनन गलत है। अगर वो समझौता नहीं करेगा तो वे उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये सुनकर वो डर जाता है और समझौते के लिए तैयार हो जाता है। हैसंग सुहा से बहुत प्रभावित होती है। वो पूछती है, आज की मदद के बदले तुम्हें क्या चाहिए? सुहा कहता है, मैं एक्वेरियम जाना चाहता हूँ। उधर कोर्ट में जज बूढ़े आदमी को 3 साल की सजा सुनाने ही वाला होता है, लेकिन तभी हैसंग वहाँ पहुँच जाती है और क्वानवू को समझौते के कागज दे देती है। ये देखकर क्वानवू खुशी से उसे गले लगा लेता है और केस जीत जाता है। इसके बाद क्वानवू हैसंग से बाहर मिलता है और उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है। हैसंग हैरान रह जाती है। क्वानवू पूछता है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? हैसंग कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उधर सुहा ये सब देख रहा होता है। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर वो प्लेग्राउंड में अकेला बैठा हैसंग के बारे में सोचता है। वो उस टेडी बियर को देखता है जो वो हैसंग को देने वाला था, लेकिन अब वो उसे वही फेंक देता है। संगबिन वो टेडी उठा लेती है और समझ जाती है कि सुहा हैसंग को पसंद करता है। बाद में हैसंग सुहा को एक्वेरियम चलने के लिए कॉल करती है, लेकिन सुहा फोन नहीं उठाता। तभी उसकी मुलाकात उस बूढ़े आदमी से होती है। वो उससे माफी मांगता है कि उसने उसे बुरी वकील कहा था। उधर गूक को फिर से ट्रैकिंग मैसेज आता है। इस बार वो उस पर क्लिक कर देता है और इस तरह उसकी लोकेशन मिल जाती है। इधर हैसंग की माँ उसके लिए रिब्स पैक कर रही होती है। तभी गूक वहां आता है। वो कुछ कहने वाला होता है, लेकिन उसके हाथ में एक रिंच होता है। दूसरी तरफ हैसंग की माँ उसे फोन करती है। हैसंग सामान्य तरीके से बात कर रही होती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसकी माँ अजीब और डरी हुई लग रही है। असल में गूक ने उसकी माँ को बांध रखा था। तब उसकी माँ कहती है कि कभी किसी से बदला लेने की मत सोचना। बदले की आग इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। हमेशा अपने आसपास के लोगों के साथ खुश रहना।
हैसंग समझ नहीं पाती कि उसकी माँ अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही है। वो सोचती है कि शायद उसे सर्दी हो गई है और शहद वाला पानी पीने की सलाह देती है। फिर कॉल कट जाती है। गूक पूछता है, क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा? हैसंग की माँ कहती है, नहीं, मुझे तुम पर तरस आ रहा है, क्योंकि तुमने अपनी पूरी जिंदगी बदले में बर्बाद कर दी। गूक कहता है, अब तुम्हारी बेटी भी मेरे खिलाफ बदला लेने में अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी। लेकिन उसकी माँ कहती है, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी, मैंने उसे अच्छी सीख दी है। उधर सुहा को गूक की लोकेशन मिल जाती है। तभी हैसंग वहां आती है। सुहा उससे उसकी माँ के रेस्टोरेंट का पता पूछता है। हैसंग वही लोकेशन बताती है जो ट्रैकर में मिली थी। तब सुहा समझ जाता है कि गूक वही है। तभी घर के फोन पर एक कॉल आती है। सुहा फोन उठाता है और उसे सुनकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। यही एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड की शुरुआत पुलिस स्टेशन से होती है। वहाँ हैसंग और सुहा मौजूद होते हैं। पता चलता है कि पिछली रात हैसंग की माँ के रेस्टोरेंट में आग लग गई थी। बहुत नुकसान हुआ और उसकी माँ की मौत हो गई। ये सुनकर हैसंग बेहोश हो जाती है। पुलिस बताती है कि मौके पर गूक भी था। उसने आग बुझाने की कोशिश की, इसलिए वो भी घायल हो गया। अब वो पुलिस हिरासत में है। इसके बाद सभी जज और वकील अंतिम संस्कार में पहुंचते हैं। उधर योन गूक का बयान ले रही होती है। गूक रोते हुए ड्रामा करता है और कहता है कि हैसंग की माँ ने मेरे जेल से छूटने के बाद भी मुझे काम दिया और बहुत अच्छा व्यवहार किया। वो ऐसा दिखाता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। तब योन उससे उसके पुराने मर्डर केस के बारे में पूछती है। गू कहता है कि वो मर्डर नहीं था, सिर्फ एक हादसा था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तब योन उसे याद दिलाती है कि उस दिन 2 लड़कियों ने उसे मर्डर करते देखा था और उनमें से एक मैं थी। ये सुनकर गूक चौंक जाता है। योन कहती है कि झूठ बोलने की कोशिश मत करना, मुझे तुम्हारे सच और झूठ पर कोई भरोसा नहीं है। इसके बाद गूक को वहां से ले जाया जाता है। जाते हुए सुहा उसे देख लेता है। सुहा तुरंत समझ जाता है कि हैसंग की माँ का मर्डर उसी ने किया है। गुस्से में वो गूक पर हमला कर देता है, लेकिन पुलिस उसे रोक देती है। इसके बाद सुहा हैसंग के पास जाता है, जो अंतिम संस्कार वाले कमरे में बैठी होती है। सुहा उसे बताता है कि गूक ने ही उसकी माँ का मर्डर किया है। फिर वो पूछता है, क्या गूक ने तुम्हें उस रात फोन किया था? हैसंग कहती है, नहीं, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उस रात उसकी माँ का फोन आया था और उसे अपनी माँ की बातें याद आते ही वो रोने लगती है। फिर पता चलता है कि गूक ने क्वानवू को अपना वकील चुना है। क्वानवू बहुत गुस्सा होता है और उसका केस लेने से मना कर देता है, लेकिन जज कहता है कि कोई और उसका केस लेने को तैयार नहीं है, इसलिए तुम्हें ही करना होगा। क्वानवू मजबूर हो जाता है। हैसंग को भरोसा होता है कि क्वानवू उसका साथ देगा, लेकिन जब कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है, क्वानवू सबको चौंकाते हुए कहता है कि उसका क्लाइंट यानी गूक दोषी नहीं है। ये सुनकर हैसंग और सुहा दोनों हैरान रह जाते हैं। शुरुआत हैसंग से होती है, जो अस्पताल में भर्ती होती है। डॉक्टर क्वानवू को बताते हैं कि उसके अंदरूनी अंग ज्यादा घायल नहीं हुए, लेकिन पूरी तरह ठीक होने के लिए उसे कुछ दिन अस्पताल में रहना होगा। डॉक्टर ये भी कहते हैं कि पुलिस को जरूर बताना चाहिए, क्योंकि उस पर चाकू से हमला हुआ था। ये सब असल में 3 दिन बाद का सीन होता है। हैसंग को होश आता है और सबसे पहले वो सुहा के बारे में पूछती है। वो सोचती है कि अगर उसने उस दिन सुहा को रोका होता तो ये सब नहीं होता। सुहा सबके मन की बात समझ सकता था, लेकिन वो उसके मन की बात नहीं समझ पाई। इसके बाद कहानी 3 दिन पीछे जाती है। हैसंग के पास एक नया क्लाइंट आता है, जिस पर बच्चों के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप होता है। वो खुद को अंधा बताता है, लेकिन हैसंग उसकी परीक्षा लेती है और साबित कर देती है कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए वो उसका केस लेने से मना कर देती है। उधर स्कूल में संगबिन खिड़की से नीचे झांक रही होती है। एक स्टूडेंट उसे पकड़कर रोकता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो कूदने वाली है, लेकिन असल में वो नीचे बैठे सुहा को देख रही होती है, जो कुछ लिख रहा होता है। दूसरी तरफ सुहा क्वानवू का पीछा करता है और उससे कहता है कि गूक के जेल से बाहर आने के बाद हैसंग का ध्यान रखना, क्योंकि वो सबसे पहले उसी को निशाना बनाएगा। उधर गूक जेल में अपनी रिहाई का इंतजार कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि बाहर निकलने के बाद सुहा उससे कैसे मिलेगा। जब सुहा घर से निकलता है तो संगबिन उससे मिलती है। वो उसे स्कूल चलने को कहती है, लेकिन सुहा मना कर देता है। तभी संगबिन उसके बैग में चाकू जैसी कोई चीज देख लेती है। फिर कोर्ट में गूक के केस का फैसला आता है। सबूतों की कमी के कारण कोर्ट उसे छोड़ देती है। ये सुनकर गूक खुश हो जाता है। हैसंग वहां से रोते हुए निकल जाती है। क्वानवू उससे कहता है कि वो उसे खोना नहीं चाहता और पूछता है कि वो उसके लिए क्या कर सकता है, लेकिन हैसंग कहती है कि अब वो सिर्फ उससे नफरत करती है। उधर गूक जेल से बाहर निकलता है और सुहा उसे गुस्से से देखता है। इसी बीच सिंगशंग जेल में अपने पुराने दोस्त जंग से मिलने जाता है। वही पता चलता है कि योन उसी जज की बेटी है जिसने सालों पहले जंग को जेल भेजा था। उधर योन अपने पिता को गूक के केस के बारे में बताती है। जब जंग का नाम आता है तो उसके पिता घबरा जाते हैं
और उसे इस केस से दूर रहने को कहते हैं। दूसरी तरफ क्वानवू को सुहा के पिता के मर्डर की फाइल मिलती है। उसे पता चलता है कि हैसंग ने गूक के खिलाफ गवाही दी थी और गूक ने कोर्ट में उस पर हमला भी किया था। तब उसे एहसास होता है कि शायद हैसंग और सुहा सही थे। उधर हैसंग घर पर अकेली होती है और सुहा को याद कर रही होती है। तभी घर में कुछ टूटने की आवाज आती है। वो जाकर देखती है कि घर में स्मोक बम फेंका गया है और धुआं फैल चुका है। डरकर वो पुलिस को फोन करती है। क्वानवू भी वहां पहुंच जाता है। पुलिस जांच करती है और बताती है कि ये एक कीड़े भगाने वाला स्मोक बम था। सबको शक होता है कि ये गूक ने किया होगा, लेकिन सच में ये सुहा ने किया था। वो पास में छिपा हुआ था। उसने ये सब इसलिए किया ताकि हैसंग डरकर क्वानवू के साथ चली जाए और सुरक्षित रहे। इसके बाद सुहा गूक को कॉल करता है और मिलने बुलाता है। उधर गूक पार्किंग एरिया में लोहे की रॉड लेकर उसका इंतजार कर रहा होता है। हैसंग सुहा को कॉल करती रहती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। तभी संगबिन उसे बताती है कि सुहा के बैग में चाकू था। ये सुनकर हैसंग समझ जाती है कि वो गूक के पास गया है। तब उसे याद आता है कि सुहा ने उसके फोन में ट्रैकर लगाया था। वो उसकी लोकेशन देखती है और वहां पहुंच जाती है। उधर पार्किंग में सुहा और गूक आमने सामने होते हैं। गूक सारे कैमरे बंद कर चुका होता है। वो एक आंख बंद रखकर अंधेरे में देखने की आदत बना चुका था। अंधेरे का फायदा उठाकर वो सुहा पर हमला करता है और उसका चाकू गिरा देता है। सुहा बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन किसी तरह वो गूक को गिराकर सारी लाइट्स ऑन कर देता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। फिर वो चाकू उठाकर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी हैसंग बीच में आ जाती है और चाकू उसे लग जाता है। ये देखकर सुहा डर जाता है। हैसंग उसे रोकती है और कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था। तभी गूक फिर हमला करता है और इस बार सुहा को चाकू लग जाता है। गुस्से में सुहा गूक को फिर मारने लगता है, लेकिन हैसंग उसे रोक लेती है। उसी वक्त क्वानवू वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर गूक भाग जाता है। हैसंग सुहा से अपने मन में कहती है कि गूक ने मुझ पर हमला किया है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, और फिर वो बेहोश हो जाती है। पुलिस आ जाती है और हैसंग को अस्पताल ले जाया जाता है। सुहा अस्पताल जाता है और हैसंग के कान में कुछ कहता है, फिर वो अचानक गायब हो जाता है। हैसंग उसे बहुत ढूंढती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। पुलिस भी गूक को ढूंढ रही होती है। इसके बाद हैसंग के घर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। उधर क्वानवू अपनी नौकरी छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने एक अपराधी की मदद की और जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार वही है। लेकिन सिंगशेंग कहता है कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। कुछ समय बाद खबर आती है कि नदी में एक कटा हुआ हाथ मिला है जो गूक का है। वहाँ एक चाकू और एक फोन भी मिलता है। पुलिस को लगता है कि किसी ने गूक को मार दिया। हैसंग ये खबर देखकर घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद सुहा ने ही गूक को मार दिया। पुलिस बताती है कि चाकू पर सुहा के फिंगरप्रिंट मिले हैं। अब पुलिस उसे ढूंढ रही है। हैसंग को याद आता है कि अस्पताल में सुहा ने वादा किया था कि वह दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसे भरोसा होता है कि सुहा ने गूक को नहीं मारा। 1 साल बीत जाता है। हैसंग फिर पहले जैसी लापरवाह बन जाती है। वो अपने घर और काम पर ध्यान नहीं देती। क्वानवू भी अब अपने पिता के बिजनेस में काम कर रहा होता है। हैसंग अक्सर अपनी माँ के नंबर पर मैसेज करती है, भले उसे पता हो कि अब जवाब नहीं आएगा। एक दिन उसे सड़क पर एक लड़का दिखता है जिसके कान में ईयरफोन होते हैं। उसे लगता है कि वो सुहा है, लेकिन वो कोई और निकलता है। उधर पुलिस की टीम आखिरकार सुहा को एक गांव में ढूंढ लेती है। उसने अपना नाम बदल लिया होता है। हैसंग तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचती है, लेकिन वहां सुहा उसे पहचानता ही नहीं। असल में उसकी याददाश्त जा चुकी होती है। उसे अपना अतीत कुछ भी याद नहीं होता। पुलिस उस पर गूक के मर्डर का आरोप लगाती है, लेकिन हैसंग उसका साथ देती है। वो कहती है कि सुहा ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसने उससे वादा किया था। जब हैसंग उससे उसके अतीत और उसकी ताकत के बारे में पूछती है तो सुहा को कुछ याद नहीं आता। अब वो पहले से बिल्कुल अलग हो चुका था। बहुत शांत और सम्मान से बात करता था। हैसंग उसे बताती है कि उसके कंधे का निशान उसकी वजह से है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद हैसंग उसका केस खुद लड़ने का फैसला करती है। वो सिंगशेंग से केस अपने हाथ में ले लेती है। फिर वो सुहा को उस जगह ले जाती है जहाँ गूक का मर्डर हुआ था, ताकि शायद उसकी याददाश्त वापस आए। वहाँ मीडिया भी मौजूद होती है। हैसंग सबको उससे दूर रखती है। उधर जेल में सुहा डर रहा होता है। उसे खुद नहीं पता कि उसने मर्डर किया है या नहीं। योन हैसंग को बताती है कि सुहा के खिलाफ बहुत सबूत है। अगर वो जुर्म कबूल कर ले तो कम सजा मिलेगी, वरना उम्र कैद भी हो सकती है। इसके बाद क्वानवू वापस आता है और हैसंग की मदद करने का फैसला करता है। वो कहता है कि उन्हें जूरी ट्रायल लेना चाहिए, क्योंकि सुहा जवान है और पहली बार इस हालत में फंसा है। इससे उसे बचाने का मौका मिल सकता है। उधर सुहा का दोस्त उससे मिलने आता है। वो उसे एक किताब देता है जो उसके लॉकर से मिली थी। वो रोज उसे वो किताब पढ़कर सुनाने लगता है, ताकि शायद उसकी याददाश्त वापस आ जाए। धीरे धीरे सुहा को कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है। फिर हैसंग उससे पूछती है
कि क्या उसे कुछ याद आया। सुहा बताता है कि आखिरी चीज जो उसे याद है वो एक बूढ़ा आदमी है जिसने उसे अपने घर ले जाकर खुद को उसका दादा बताया था। फिर सुहा पूछता है, क्या मैं तुम्हारे लिए खास हूँ या क्या मैं पहले तुम्हें पसंद करता था। हैसंग कहती है कि जिस आदमी के मर्डर का आरोप तुम पर है उसने तुम्हारे पिता और मेरी माँ दोनों को मारा था, इसलिए तुम मेरे लिए खास हो। लेकिन वो ये छुपा जाती है कि सुहा सच में उससे प्यार करता था। इसके बाद कोर्ट की तैयारी शुरू होती है। हैसंग पहली बार ज्यूरी ट्रायल लड़ने वाली होती है, इसलिए वो खुद को तैयार कर रही होती है। उधर ट्रायल पर जाने से पहले सुहा को तेज सिरदर्द होता है और अचानक उसे एक फ्लैशबैक दिखता है। वो खुद को नदी के किनारे गूक के सामने खड़ा देखता है और गूक रो रहा होता है। हम सुहा और हैसंग को देखते हैं। हैसंग उसे समझाती है कि अब केस का रुख बदलने वाला है, इसलिए ज्यूरी के सामने डरना मत। जाते जाते सुहा उससे पूछता है कि उसे उस पर इतना भरोसा क्यों है। तब हैसंग कहती है कि क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था और तुम अपने वादे कभी नहीं तोड़ते। वो उसे याद दिलाती है कि उसने 10 साल तक उसे ढूंढा और उसकी रक्षा की सिर्फ अपने वादे की वजह से, इसलिए उसे यकीन है कि सुहा ने गूक को नहीं मारा। कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है। हैसंग दलील देती है कि गूक अभी जिंदा हो सकता है। क्वान वू एक पुराने कैदी जूंग को गवाही के लिए बुलाता है और साबित करने की कोशिश करता है कि गूक ने उसी की पुरानी चाल अपनाकर अपनी मौत का नाटक रचा है। योन पुलिस ऑफिसर को बुलाती है। वो बताता है कि सुहा ने कभी गूक को मारने की धमकी दी थी, लेकिन क्वान वू उससे पुरानी बंदूक वाले मामले की सच्चाई भी कहलवाता है, जिससे उसकी गवाही कमजोर पड़ जाती है। योन चाकू पर मिले सुहा के फिंगरप्रिंट्स का मुद्दा उठाती है, लेकिन क्वान वू साबित करता है कि उस पर गूक के निशान भी थे। धीरे धीरे योन के सारे सबूत कमजोर पड़ जाते हैं। फिर हैसंग अपनी माँ के केस और गूक की पुरानी हरकतों का जिक्र करती है। उसकी बातों का असर ज्यूरी पर पड़ता है और वे सुहा की बात पर भरोसा करने लगते हैं। ब्रेक के दौरान योन हैसंग से पूछती है कि वो क्वान वू का साथ क्यों दे रही है, जबकि उसी ने उसकी माँ के कातिल को बचाया था। हैसंग कहती है कि उसने एक वकील होने के नाते अपना काम किया था और उसे अब भी क्वान वू पर भरोसा है। ये सुनकर क्वान वू भावुक हो जाता है। आखिरकार फैसला आता है और सुहा निर्दोष साबित हो जाता है। बहुत समय बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आती है। इसके बाद हैसंग सुहा को उसके घर ले जाती है, क्योंकि उसे अपना घर तक याद नहीं होता, यहाँ तक कि कमरे का पासवर्ड भी याद नहीं होता, इसलिए ताला खुलवाना पड़ता है। रात में सुहा कहता है कि अगर गूक सच में जिंदा है तो हैसंग अभी भी खतरे में है, और अगर उसने गूक को मार दिया होता तो वो सुरक्षित होती। लेकिन हैसंग उसे ऐसी बातें बंद करने को कहती है। उसी रात हैसंग वहीं सो जाती है। सुहा उसके पास बैठा रहता है। साफ दिखता है कि याददाश्त खोने के बाद भी वो उसके लिए कुछ महसूस करता है। अगली सुबह हैसंग उसके लिए कई नोट्स छोड़कर जाती है, जिनमें उसकी आगे की जिंदगी के बारे में लिखा होता है, जैसे डॉक्टर से मिलना, स्कूल में एडमिशन लेना, पढ़ाई करना। लेकिन आखिरी नोट में लिखा होता है, मुझे कॉल मत करना। ये पढ़कर सुहा उदास हो जाता है। उधर योन घर पर अपनी हार की वजह समझा रही होती है। वो बताती है कि हैसंग ने पुराने केस की मिसाल देकर सारे सबूत कमजोर कर दिए। दूसरी तरफ सिंग शैंग जूंग से मिलने जाता है। वहाँ पता चलता है कि जूंग जल्द जमानत पर बाहर आने वाला है, लेकिन उसकी तबीयत बहुत खराब है। इसके बाद सुहा मोबाइल शॉप जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात संगबिन से होती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता। संगबिन मजाक में कहती है कि चलो फिर से शुरुआत करते हैं। तभी किया जाता है और सुहा को उसकी पुरानी चीजें, खासकर उसकी डायरी वापस देता है। उधर क्वान वू अपना नया ऑफिस खोल रहा होता है। सिंग शैंग और सेक्रेटरी उसकी मदद करते हैं। तभी सेक्रेटरी उसे उस फल वाली औरत का कार्ड देता है जिसने सुहा की रिपोर्ट की थी, लेकिन उसकी बातों में गड़बड़ी थी, क्योंकि उसे ये तक नहीं पता था कि सुहा लड़का है या लड़की। ये बात शक पैदा करती है। क्वान वू ये जानकारी योन को देता है, क्योंकि वो केस दोबारा खोलने वाली थी। दूसरी तरफ सुहा हैसंग के दिए सारे काम पूरे करता है, पढ़ाई करता है, और अपनी किताब पढ़ते हुए उसे हैसंग की याद आने लगती है। वो उससे मिलने निकल पड़ता है, लेकिन हैसंग उससे बचने की कोशिश करती है। वो अपने ऑफिस में उससे छिप जाती है। सुहा उसे ढूंढता रहता है, लेकिन उसे भेज दिया जाता है। बाद में हैसंग एक केस में कुछ लोगों से घिर जाती है। तभी एक जज आकर उसे बचाता है, लेकिन वो धन्यवाद तक नहीं कहती, क्योंकि उसकी नजर सुहा पर पड़ जाती है और वह फिर उससे बचने लगती है। उधर योन फल वाली औरत से पूछताछ करती है। तब पता चलता है कि किसी आदमी ने उसे पैसे देकर झूठी रिपोर्ट करवाई थी। जब योन गू की फोटो दिखाती है तो वो औरत उसे पहचान लेती है, लेकिन सच नहीं बताती। यही साफ हो जाता है कि गूक सच में जिंदा है। वो नकली हाथ लगाकर छिपा हुआ है। रात में सुहा हैसंग के घर के बाहर उसका इंतजार करता है। दोनों एक कैफे में बैठते हैं। सुहा उसका धन्यवाद करता है कि उसने उस पर भरोसा किया। वो पूछता है कि उसे कॉल करने से क्यों मना किया। हैसंग कहती है कि वो बहुत व्यस्त रहती है। फिर सुहा पूछता है, क्या मैं पहले तुम्हें पसंद नहीं करता था? हैसंग झूठ बोलती है कि नहीं,
तुम हमेशा मुझसे लड़ते थे और मुझे पसंद नहीं करते थे, और मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती थी। सुहा पूछता है, अगर ऐसा था तो तुमने मेरा साथ क्यों दिया? हैसंग कहती है कि तुम नहीं, बल्कि गूक मेरे लिए जरूरी था, क्योंकि ये मामला उसी से जुड़ा था। ये सुनकर सुहा उसे रोकता है और माफी मांगता है। तभी क्वानवू वहां पहुंच जाता है और बहाने से हैसंग को अपने साथ ले जाता है। सुहा उन्हें जाते हुए देखता है और बेचैन हो जाता है। उसी वक्त उसे हैसंग और क्वानवू से जुड़ी कुछ पुरानी यादें वापस आने लगती है। बाद में क्वानवू हैसंग को घर छोड़ता है। वो याद करता है कि हैसंग ने उसे क्यों ठुकराया था, क्योंकि उसने मान लिया था कि शायद वो सुहा को पसंद करने लगी है, लेकिन उसे अपने मन से निकालना चाहती है। इधर हैसंग वापस सुहा के पास जाती है। वो बारिश में अकेला बैठा होता है। उसे देखकर हैसंग भी अपना छाता हटा देती है और बारिश में भीगने लगती है। सुहा उसे देखकर खुश हो जाता है और अपना छाता उसके ऊपर कर देता है। अगले दिन सुहा हैसंग के घर पर होता है। हैसंग उसे बताती है कि उसका केस दोबारा खुलने वाला है और इस बार वो उसकी वकील नहीं बन सकती, क्योंकि ये उसके अधिकार से बाहर है। अब क्वानवू उसका केस संभालेगा। हैसंग ये भी कहती है कि अगर वो बचना चाहता है तो उसे अपनी याददाश्त वापस लानी होगी। उसी दौरान सुहा उसकी गर्दन के पास पुराना घाव देखता है, वही घाव जो उसे उस दिन चाकू लगने से हुआ था। लेकिन हैसंग उससे झूठ बोलती है कि ये बचपन का निशान है। इसके बाद सुहा वादा करता है कि वो खुद को निर्दोष साबित करेगा और अपनी जिंदगी सुधार कर दिखाएगा। उधर क्वानवू उसकी मदद के लिए केस ले लेता है, लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि योन केस को दोबारा खोलने वाली थी। दूसरी तरफ योन फल वाली औरत पर शक करती रहती है। उधर क्वानवू एक पुराने एक्सीडेंट की जांच करता है। उसे पता चलता है कि सुहा का एक्सीडेंट एक नीली गाड़ी से हुआ था। वो उस गांव तक पहुंचता है जहां सुहा छिपा था। वहां उसे एक सफेद गाड़ी दिखती है, लेकिन जब वो उस पर खरोंच मारता है तो नीचे से नीला रंग निकलता है। तभी वहां एक आदमी आता है। क्वानवू उससे पूछता है, क्या सुहा का एक्सीडेंट तुम्हारी इसी गाड़ी से हुआ था? वो आदमी घबरा जाता है और पूछता है, क्या सुहा ने तुम्हें ये सब बताया? क्या उसकी याददाश्त वापस आ गई? आगे बस में जहां हैसंग और सुहा साथ घर लौट रहे होते हैं, रास्ते में हैसंग उससे पूछती है कि क्या उसकी याददाश्त अब भी वापस नहीं आई। सुहा झूठ बोलकर मना कर देता है। तब हैसंग कहती है कि अगर उसकी याददाश्त वापस नहीं आई तो वे दोनों साथ नहीं रह पाएंगे और उसे उससे दूर रहना होगा। ये सुनकर सुहा थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन जब वो उसका मन पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि हैसंग सच में उसे पसंद करती है और उसके साथ रहना चाहती है, बस सामने मान नहीं रही। घर पहुंचते ही पुलिस वहां कैमरे लगा रही होती है, क्योंकि अब ये साफ हो चुका था कि गूक अभी भी जिंदा है और हैसंग खतरे में है। योन भी हैसंग को फोन करके बताती है कि उसने उसकी सुरक्षा के लिए एक्स्ट्रा कैमरे लगवाए हैं, क्योंकि वो गूक को पकड़ना चाहती है। उधर योन के घर जूम पहुंच जाता है। उसे देखकर योन डर जाती है, लेकिन थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाता है। अस्पताल में पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगा। तभी पुलिस बताती है कि जेल से निकलते ही उसने किसी औरत पर हमला किया है। अगले दिन घर पर हैसंग और सुहा साथ नाश्ता करने वाले होते हैं। हैसंग हमेशा की तरह मना कर देती है, लेकिन मजेदार तरीके से दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। रास्ते में हैसंग सोच रही होती है कि क्वानवू को क्या गिफ्ट दिया जाए, क्योंकि उसने सुहा के केस में बहुत मेहनत की थी। सुहा उसका मन पढ़ लेता है और खुद जाकर क्वानवू के लिए हाइकिंग शूज खरीद लाता है। फिर सुहा पुलिस अकादमी का पोस्टर देखता है और अंदर चला जाता है। साफ था कि वो पुलिस बनने के बारे में सोच रहा था। उधर सिंगशांग जूंग से जेल में मिलता है। जूंग बताता है कि जिस औरत पर उसने हमला किया वो उसकी पत्नी है, वही पत्नी जिसकी वजह से उसे 26 साल जेल में बिताने पड़े। अब उसका केस योन के पास आता है। इसी बीच कोर्ट में हैसंग एक घरेलू हिंसा के केस की पैरवी कर रही होती है। एक औरत ने अपने पति को मार दिया था, क्योंकि वह रोज उस पर अत्याचार करता था। हैसंग कोर्ट में साबित करती है कि वो मर्डर नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस था। वो एक वीडियो दिखाकर साबित करती है कि जब वो औरत मदद के लिए चिल्लाती थी तब कोई उसकी मदद करने नहीं आता था। ये केस जीतकर वो साबित करती है कि अब वो पहले से बेहतर वकील बन चुकी है। दूसरी तरफ क्वानवू फिर से पब्लिक डिफेंडर बनने के लिए इंटरव्यू देता है। वो कहता है कि उसने हैसंग से बहुत कुछ सीखा है। उधर योन को पता चलता है कि जूंग का केस उससे छीन लिया गया है और ये उसके पिता की वजह से हुआ है। उसे शक होने लगता है कि उसके पिता इस मामले में कुछ छुपा रहे हैं। घर पर हैसंग को बार बार अजीब फोन कॉल्स आ रही होती है, लेकिन जैसे ही वो उठाती है कॉल कट जाती है। सुहा उस नंबर को ट्रेस करता है और पुलिस के साथ पता लगाता है कि वो कॉल गूक ने की थी। वो सिर्फ ये पता कर रहा था कि हैसंग अब भी उसी घर में रहती है या नहीं। ये जानकर सुहा तुरंत हैसंग का सामान पैक करता है और उसे अपने घर ले जाता है ताकि वो सुरक्षित रह सके। उधर सिंगशान हैसंग को जूंग की पूरी सच्चाई बताता है। असल में जूंग की पत्नी मरी नहीं थी, उसने खुद अपना हाथ काटा था और झूठा केस बनाकर जूंग को जेल भिजवा दिया था
ताकि वह और उसकी बेटी कर से बचकर नई जिंदगी शुरू कर सके। अब समस्या ये थी कि उसे कानूनी तौर पर साबित कैसे किया जाए। सिंह शेंग कहता है कि उनकी बेटी का डीएनए ही ये साबित कर सकता है कि वो जूंग की पत्नी थी, इसलिए अब उनकी बेटी को ढूंढना जरूरी था। हैसंग और सिंह शेंग एडॉप्शन सेंटर जाते हैं, लेकिन वहां से कोई जानकारी नहीं मिलती। इसी बीच क्वानवू अपने इंटरव्यू का रिजल्ट देखता है और वो सिलेक्ट नहीं होता। फिर सुहा उसे गूक के बारे में सब बताता है। ये सुनकर क्वानवू हैसंग के पास जाता है और कहता है कि अब वो उसका बॉडीगार्ड बनेगा, लेकिन गूक वही आसपास छिपकर उन सब पर नजर रख रहा होता है। उधर योन अपने पिता से पूछती है कि उन्होंने उसे जूंग के केस से क्यों हटवाया, लेकिन उसके पिता कुछ नहीं बताते। तभी सुहा वहां पहुंचता है और उसके पिता का मन पढ़ लेता है। अब सच सामने आता है, जूंग की बेटी कोई और नहीं बल्कि योन ही है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सालों पहले जूंग की पत्नी, जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे, योन के पिता के पास आई थी और अपनी बेटी उन्हें सौंप दी थी। क्योंकि उनके अपने बच्चे नहीं थे, उन्होंने योन को अपना लिया। जब सुहा ये सच्चाई हैसंग को बताता है तो वो पूरी तरह हिल जाती है। हैसंग उससे पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता चला। तब सुहा आखिर सच बता देता है कि उसकी याददाश्त और ताकत दोनों वापस आ चुकी है और वो इतने दिनों से सबका मन पड़ रहा था। ये सुनकर हैसंग गुस्से में खुद को कमरे में बंद कर लेती है। दूसरी तरफ क्वानवू अस्पताल में होता है। पता चलता है कि गूक ने उस पर हमला किया था। पुलिस बताती है कि गूक कुछ बताना चाहता था, लेकिन लड़ाई में बात पूरी नहीं हो सकी। सुहा हैसंग से माफी मांगता है और कहता है कि अब से वो उसका मन नहीं पढ़ेगा। अगर जरूरत हुई तो सिर्फ केस के दौरान अपनी ताकत इस्तेमाल करेगा। फिर हैसंग बाहर आती है और पहली बार साफ साफ कहती है कि वो उसे पसंद करती है। वो कहती है कि इसी वजह से वो उसकी ताकत से डरती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके दिल की बातें सुहा जान जाए। वो कहती है कि आगे क्या होगा इसकी चिंता छोड़ो, अभी बस साथ रहकर खुश रहना है। ये सुनकर सुहा खुश हो जाता है और उसे किस कर लेता है। उधर जूंग के केस की तैयारी चल रही होती है। हैसंग और सिंह शेंग जानते हैं कि सच सामने लाना जरूरी है, चाहे योन की जिंदगी क्यों न बदल जाए। उधर अस्पताल में जूंग की पत्नी भर्ती होती है। डॉक्टर कहते हैं कि उसकी हालत बहुत खराब है। योन के पिता ये सुनकर राहत महसूस करते हैं, लेकिन तभी योन उन्हें देख लेती है और उसका शक और गहरा हो जाता है। इसी बीच सुहा क्वानवू से पूछता है कि गूक ने उस पर हमला करते वक्त क्या कहा था। असल में सुहा पहले ही उसका मन पड़ चुका होता है और जानता है कि गूक ने एक बड़ा सच बताया था। गूक ने कहा था कि सुहा के पिता ने उसकी पत्नी को मारा था और उसी बदले की आग में उसने सुहा के पिता का मर्डर किया। लेकिन क्वानवू ये बात छुपा लेता है और कहता है कि ये सब गूक की वजह से शुरू हुआ था, तुम्हारे पिता की वजह से नहीं। सुहा समझ जाता है कि क्वानवू उससे सच छुपा रहा है, जिसके बाद हैसंग योन को सच बताती है कि उसके पिता ने 26 साल पहले सब कुछ जानते हुए भी जूंग को जेल भेज दिया था और जूंग ही उसका असली पिता है। लेकिन योन इस बात पर यकीन नहीं करती। गुस्से में वो हैसंग को थप्पड़ मार देती है और उसे घर से निकाल देती है। हैसंग घर लौटकर सारी बात सुहा को बताती है। उसे थप्पड़ पड़ने का दुख नहीं होता, बल्कि वो योन के लिए परेशान होती है। उधर पुलिस वाले हैसंग के घर के बाहर गूक का इंतजार कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ गूक अपना हुलिया बदलकर कुछ प्लान कर रहा होता है। योन अपने पिता से इस बारे में बात करती है। उसके पिता घबरा जाते हैं और बार बार पूछते हैं कि क्या वो डीएनए टेस्ट के लिए तैयार हो गई। अब योन को भी शक होने लगता है कि बात सच हो सकती है। इसी बीच सुहा को एक अजीब लेटर मिलता है, जिसमें एक पुराने अखबार की कटिंग होती है। उसमें एक बड़े अस्पताल की खबर होती है और रिपोर्टर का नाम ह्यूक लिखा होता है, जो सुहा के पिता का नाम था। ये देखकर सुहा चौंक जाता है, लेकिन हैसंग से कुछ नहीं कहता। उधर सिंह शेंग हैसंग से कहता है कि अगर योन गवाही नहीं देगी तो वे उसके दोस्तों को गवाह बनाएंगे। तभी क्वानवू की नजर उसी तरह के लेटर पर पड़ती है जो हैसंग को मिला था। उसे शक होता है कि ये गूक भेज रहा है। वो चुपके से वो लेटर पुलिस को दे देता है और जांच करवाने को कहता है। फिर योन हैसंग से मिलने आती है और सच जानना चाहती है। हैसंग उसे पूरी सच्चाई बताती है कि उसकी असली माँ ने उसे जज के पास छोड़ दिया था और जज ने उसे अपनी बेटी बनाकर पाल लिया। लेकिन योन फिर से गुस्से में हैसंग को थप्पड़ मार देती है। सुहा ये सब देखता है, लेकिन जब वो योन का मन पड़ता है तो समझ जाता है कि अंदर से वो टूट चुकी है। सुहा हैसंग को समझाता है कि योन को थोड़ा समय देना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान पर उसने पूरी जिंदगी भरोसा किया उसके बारे में सच स्वीकार करना आसान नहीं है। लेकिन हैसंग गुस्से में कहती है कि अगर योन अपने पिता की गलती नहीं मानेगी तो वो भी उतनी ही गलत होगी। अगले दिन सुहा को फिर वही लेटर मिलता है। इस बार वो उसकी जांच शुरू करता है। क्वानवू भी वही कर रहा होता है। दोनों को एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है और सुहा को मालूम पड़ता है कि उसकी माँ की मौत भी उसी अस्पताल में हुई थी। उधर योन का डीएनए टेस्ट हो जाता है। रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, यानी जूंग सच में उसका असली पिता है। ये जानकर योन बुरी तरह टूट जाती है और रोने लगती है।
हैसंग जज से मिलती है और बताती है कि योन ने डीएनए टेस्ट करवा लिया है, लेकिन योन की एक शर्त थी कि कोर्ट में उसके पिता के बारे में कुछ गलत नहीं कहा जाएगा। हैसंग ये वादा निभाने का फैसला करती है। दूसरी तरफ क्वानवू अस्पताल में जाकर पुराने डॉक्टर के बारे में पता करता है। उसे मालूम पड़ता है कि वो डॉक्टर 11 साल पहले मर चुका है। तभी सुहा वहां पहुंचता है और क्वानवू को बताता है कि गूक की पत्नी की मौत उसके पिता की वजह से हुई थी, लेकिन पूरी सच्चाई अब भी सामने नहीं आई थी। अब सुहा और क्वानवू समझ जाते हैं कि गूक इन लेटर्स के जरिए कोई इशारा कर रहा है, इसलिए वे अगले लेटर का इंतजार करने का फैसला करते हैं। इसी बीच जूंग का केस कोर्ट में शुरू होता है। मीडिया भी वहां मौजूद होती है। योन जूंग पर अपनी पत्नी की हत्या की कोशिश का आरोप लगाती है, लेकिन हैसंग कोर्ट में डीएनए रिपोर्ट दिखाकर साबित करती है कि वो औरत सच में जूंग की पत्नी है, यानी जूंग झूठ नहीं बोल रहा था। जब योन जूंग से सवाल करती है तो जूंग सिर्फ इतना कहता है कि उसे अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अगर वो खुश है तो वो उसे कभी परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर योन भावुक हो जाती है और उससे ज्यादा सवाल नहीं कर पाती। सिंगशेंग भी कोर्ट में साबित कर देता है कि जूंग का अपनी पत्नी को मारने का इरादा नहीं था। ब्रेक के दौरान हैसंग सुहा से पूछती है कि ज्यूरी किसकी तरफ है। सुहा कहता है कि सबसे जरूरी योन का फैसला है। योन को याद आता है कि उसने जूंग से माफी मांगी थी अपने पिता की गलती के लिए। आखिर में योन रोते हुए हैसंग से कहती है कि उसके पिता यानी जूंग को बचा लो। अगले एपिसोड में फाइनल सुनवाई होती है। हैसंग ज्यूरी को एक कहानी सुनाकर समझाती है कि कभी कभी गलत फैसले किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, जैसे जूंग के साथ हुआ। धीरे धीरे ज्यूरी उसके पक्ष में आ जाती है और आखिरकार जूंग को निर्दोष घोषित कर दिया जाता है। 26 साल बाद उसे न्याय मिल जाता है। इसके बाद योन हैसंग से माफी मांगती है अपने पुराने झूठे आरोप के लिए और पहली बार दोनों के बीच रिश्ते सुधरने लगते हैं। योन अपने असली पिता जूंग से मिलने जाती है और उसे उसका सामान लौटाती है। दोनों के बीच एक भावुक पल आता है। उधर सिंगशैंग खुद को दोष दे रहा होता है कि उसकी वजह से जूंग को 26 साल जेल में रहना पड़ा। तब क्वानवू उसे समझाता है कि हर गलती का बोझ हमेशा नहीं उठाना चाहिए। इसी बीच गूक नए लेटर भेजता रहता है। इस बार लेटरों से पता चलता है कि गूक की मां भूख से मरी थी और उसके साथ एक छोटा बच्चा था जो गूक का बेटा था, और इन खबरों का रिपोर्टर सुहा का पिता था। अब हैसंग को भी इन लेटर्स के बारे में पता चल जाता है। क्वानवू मजबूरी में उसे सच बता देता है कि सुहा के पिता का गूक के अतीत से गहरा रिश्ता था। ये सुनकर हैसंग बिना कुछ बताए वहां से चली जाती है। उधर सुहा ने हैसंग के लिए एक महंगा नेकलेस खरीदा होता है अपनी सारी बचत से, लेकिन रास्ते में उसका बैग चोरी हो जाता है। बैग वापस मिल जाता है पर उसका फोन गायब होता है। जब सुहा हैसंग को ढूंढता है तो वो कहीं नहीं मिलती। क्वानवू बताता है कि उसने उसे सारी सच्चाई बता दी थी। सुहा घबरा जाता है और उसे ढूंढने लगता है। फिर वो एक पब्लिक फोन से हैसंग को कॉल करता है। फोन उठता है, लेकिन दूसरी तरफ हैसंग नहीं, गूक होता है। गूक बताता है कि उसने हैसंग को किडनैप कर लिया है। ये सुनते ही सुहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुहा गूक को फोन करता है। गूक उसे अकेले एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में आने को कहता है और धमकी देता है कि अगर उसने किसी को बताया तो वो हैसंग को मार देगा। सुहा हैसंग की आवाज सुनना चाहता है तो हैसंग उसे कहती है कि यहाँ मत आना, पुलिस भेज देना, लेकिन कॉल कट जाती है। फिर फ्लैशबैक में दिखता है कि जब सुहा हैसंग के लिए नेकलेस खरीद रहा था तभी एक चोर उसका बैग छीनकर गूक को दे देता है। गूक उसका फोन निकालकर बैग वापस भिजवा देता है ताकि वो अपना प्लान चला सके। उधर हैसंग को क्वानवू सच्चाई बताता है कि इस पूरी दुश्मनी की शुरुआत सुहा के पिता से हुई थी। गूक मानता था कि उसकी पत्नी की मौत की वजह सुहा के पिता थे। ये जानकर हैसंग परेशान हो जाती है। फिर गूक सुहा के फोन से हैसंग को कॉल करता है और झूठ बोलता है कि सुहा उसके कब्जे में है। ये सुनते ही हैसंग घबरा जाती है और अकेले कॉम्प्लेक्स पहुंच जाती है, लेकिन गूक पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है और बांध देता है। गूक उसे बताता है कि उसका असली मकसद सुहा को उसी की तरह एक जानवर बनाना है ताकि वह भी बदले की आग में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे। उधर सुहा भी गूक के पास जाने का फैसला करता है। वो क्वानवू को सब सच बता देता है और मदद मांगता है। क्वानवू तुरंत पुलिस को लेकर वहां निकल पड़ता है। कॉम्प्लेक्स में गूक और सुहा आमने सामने होते हैं। गूक चश्मा पहनता है ताकि सुहा उसका मन न पड़ सके। फिर वो अपना अतीत बताता है। उसकी पत्नी को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, लेकिन जो दिल उसे मिलना था वो सुहा के पिता ने अपनी पत्नी के लिए ले लिया। इसी वजह से उसकी पत्नी मर गई और उसी दिन से गूक बदले की आग में जलने लगा। गूक सुहा को खून लगा हथियार दिखाता है और झूठ बोलता है कि उसने हैसंग को मार दिया है। उसका मकसद था कि सुहा गुस्से में उसे मार दे और खुद भी एक कातिल बन जाए। सुहा गुस्से में हथियार उठा लेता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने हैसंग से वादा किया था कि वो कभी किसी की जान नहीं लेगा, और उसे एहसास होता है कि हैसंग अभी जिंदा है। वो हथियार फेंक देता है
और गूक से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसकी तरह कातिल नहीं बनेगा। उधर क्वानवू हैसंग को ढूंढकर उसकी रस्सियां खोल देता है। हैसंग भागते हुए छत पर पहुंचती है। इसी बीच गूक पीछे से सुहा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस समय पर पहुंचकर उसके नकली हाथ पर गोली मार देती है और उसे घेर लेती है। गूक अपने पुराने दर्द और बदले की आग को याद करता है। फिर वो छत से कूदकर अपनी जान देना चाहता है, लेकिन सुहा उसे पकड़ लेता है। तभी गूक सुहा को भी अपने साथ नीचे गिरा देता है। हैसंग ये देखकर बेहोश हो जाती है, लेकिन नीचे पहले से एयर मैट्रेस लगा होता है, इसलिए दोनों बच जाते हैं। पुलिस गूक को गिरफ्तार कर लेती है। अस्पताल में सुहा हैसंग को ढूंढता है और उसे देखकर गले लगा लेता है। वही हैसंग उससे उसकी माँ की मौत के बारे में पूछती है। सुहा बताता है कि हार्ट ट्रांसप्लांट के सिर्फ 1 महीने बाद उसकी माँ भी मर गई थी, क्योंकि शरीर ने नया दिल स्वीकार नहीं किया। ये सुनकर हैसंग समझ जाती है कि गूक का दर्द कितना गहरा था। उसी पल सुहा पहली बार साफ शब्दों में हैसंग से कहता है, आई लव यू। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। अब गूक जेल में है और उसके केस की तैयारी चल रही है। क्वानवू उससे मिलने जाता है। गूक फिर उसे अपना वकील बनने को कहता है और कहता है कि अगर वो उसका केस लेगा तो वो पूरी सच्चाई बताएगा। पूछताछ में गूक एक बड़ा सच बताता है कि 1 साल पहले हैसंग को चाकू उसने नहीं बल्कि सुहा ने गलती से मारा था। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। सुहा पुलिस परीक्षा दे रहा होता है, तभी उसे कोर्ट से अटेम्प्ट टू मर्डर का नोटिस मिलता है। हैसंग घबरा जाती है और सुहा से कहती है कि वे झूठ बोल देंगे कि गूक ने हमला किया था, लेकिन सुहा साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो अब दोबारा गलत रास्ता नहीं चुनेगा। हैसंग गुस्से में चली जाती है। अगले दिन सुहा कहता है कि अगर वो सच बोल देगा तो शायद उसके बुरे सपने खत्म हो जाएंगे। वो हैसंग से पूछता है कि अगर उसे जेल हुई तो क्या वो उसका इंतजार करेगी, लेकिन हैसंग कुछ नहीं कहती। उधर क्वानवू योन को समझाता है कि ये जानबूझकर नहीं हुआ था, बस एक हादसा था, और जैसे पहले गूक के केस में सबने गलती की थी, वैसे ही गलती किसी से भी हो सकती है। आखिरकार योन सुहा का बयान लेती है और अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप हटा देती है। अब सिर्फ हथियार रखने का छोटा आरोप बचता है। ये सुनकर सुहा राहत महसूस करता है। फिर वो हैसंग के पास जाता है। हैसंग उसे गले लगाकर माफी मांगती है और पहली बार खुलकर कहती है कि वो उससे प्यार करती है। सुहा भी अपने प्यार का इजहार करता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उधर क्वानवू गूक से कहता है कि उसकी माँ और बेटे की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, क्योंकि उसने हत्या की और जेल चला गया। संगबिन भी आखिरकार मान लेती है कि सुहा हैसंग से प्यार करता है और वो पीछे हट जाती है। 2 महीने बाद सबकी जिंदगी बदल चुकी होती है। सुहा पुलिस इंटरव्यू देने जाता है और अपनी पूरी जिंदगी का सफर बताता है। वो कहता है कि वो यहाँ अकेले नहीं पहुंचा। क्वानवू ने उसे बड़ा होना सिखाया, योन ने सिखाया कि गलती किसी से भी हो सकती है, गूक ने सिखाया कि बदला इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देता है, और हैसंग ने सिखाया कि भरोसा ही जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। आखिर में गूक को उम्र कैद की सजा मिलती है। योन अपने असली पिता जूंग के साथ कुछ आखिरी पल बिताती है और हैसंग अब साइन लैंग्वेज सीख रही होती है ताकि वो अपने क्लाइंट्स को और बेहतर समझ सके। यही इस कहानी का खूबसूरत अंत हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही और ड्रामा देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।